लेटेस्ट सैंपल पेपर 2025-26 का मैं आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूं। जो अभी आया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, वहां जाके आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूं प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये कर रहे हैं, मैं सब कुछ बताती हूं आज की क्लास शुरू करने से पहले। और उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अक्सर बच्चों को ये बोला जाता है कि आप सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज लगाइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन अक्सर बच्चे ये वाला ही जो एक्टिविटी है ये नवंबर दिसंबर में करने का सोचते हैं कि ये हम एग्जाम टाइम पर करेंगे। और स्पेशली इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल ही एग्जाम से मुझे लगता है 2 दिन पहले उनका दिमाग चलता है। अगर हम अभी से ही अपने सैंपल पेपर्स और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान देने लग जाए तो आप खुद सोचिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। 2-2 चैप्टर्स दोनों बुक्स के लास्ट के बचे हुए हैं और कोई 1-2 पोम बची हुई है। तो ऑलमोस्ट मतलब हमारा 80-90% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। तो हम इजीली अभी से सैंपल पेपर शुरू कर सकते हैं। जो भी चैप्टर्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं आप उनके क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बट उनको लिख जरूर लेना। जहां पर भी है आप उन्हें स्किप मत कर देना कि भाई बाद में भी आप ना पढ़ो, वो मिस हो जाए किसी ना किसी तरीके से। अब एग्जाम जब भी बच्चे एग्जाम शुरू होता है या पास आते हैं तो मैम बोलते हैं मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी लगता है, जैसे आपको सोशल का पेपर बहुत लेंथी लगता है। अभी मेरी वर्षा मैम से बात हो रही तो मैम बोल रही थी अब की बार तो बहुत ही लेंथी पेपर दिया है बच्चों का। ठीक है, तो कैसे टाइम मैनेज करें हम इन सब्जेक्ट्स में, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें कि भाई हमारा जो पेपर है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। देखो इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूं कि आप लोगों का पेपर जो है वो इन 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर वाला सेगमेंट होता है, ये होता है 40 मार्क्स का, ये होता है 20 मार्क्स का और ये होता है 20 मार्क्स का। अब आपको टोटल मिलते हैं 180 मिनट, 180 मिनट्स आप लोगों को टोटल मिलते हैं। अभी 40 मार्क्स का ये है तो इसके अंदर 70 मिनट्स आप लोगों को देने हैं और इसकी ही प्रैक्टिस हमें करवानी होती है, इसकी ही प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होती है कि 70 मिनट के अंदर मेरा लिटरेचर कंप्लीट हो जाए। दैट मींस मैंने 40 मार्क्स अपने पूरे सिक्योर कर लिए। क्यों लिटरेचर वाला सेगमेंट पहले करना है? वेटेज बहुत ज्यादा होता है और आप सभी बच्चे ये अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होते हैं तो आपको इजी लगता है ये सेगमेंट बाकी के कंपैरिजन में। राइटिंग सेक्शन में हो सकता है आप कहीं अटक जाए, अनसीन पैसेज में हो सकता है कहीं आप अटक जाए, राइट? तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जो आता है हम वो पहले करेंगे और इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि लिटरेचर वाला सेगमेंट आप लोग पहले कीजिए। उसके बाद बारी आती है ग्रामर वाले सेगमेंट की। अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर का ग्रामर जो है वो आप उसके बाद निपटा लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, ये वाला सेगमेंट ज्यादा टाइम लेता नहीं है और मुझे लगता है कि 20 मिनट्स तक आप इस सेगमेंट को देंगे तो काफी है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग या फिर अनसीन पैसेज। अब हम कौन सा सेगमेंट पहले करें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को अगर लगता है कि आप राइटिंग सेक्शन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट भी देख रखे हैं, हमने फिक्स्ड लाइंस देख रखी है, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि राइटिंग सेगमेंट को करके खत्म करो एंड देन लास्ट में अपने आराम से बैठ के अनसीन पैसेज करो। तो अगर मान लीजिए कि आपने 20 मिनट्स इसको दिए और 30 मिनट्स आप लोगों ने दे दिए, 15-15 मिनट आपने 2 क्वेश्चन जो राइटिंग स्किल्स के आते हैं उनको दे दिए, तो उसके बाद भी बच्चों आपके पास 60 मिनट बचते हैं, 60 मिनट्स फिर भी बच जाएंगे जिसमें आप अनसीन पैसेज कर सकते हो तसल्ली से बैठकर। अब 60 मिनट 2 अनसीन पैसेजेस को करने में नहीं लगता, आपको ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स लग जाएंगे और 40 मिनट्स अगर आपको लग जाते हैं तो भी आपके पास 20 मिनट्स बच जाते हैं। ये सब सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा बट जब आप करने बैठोगे तो हो सकता है टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो हमें कोशिश करना है उसी टाइम के अंदर करने का, 70 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, आप इसको ऐसे फिक्स कर लो। और जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना तो कोशिश करो टाइमर लगा के कि वो सेगमेंट आप इतने देर में ही खत्म कर रहे हो, तब आएगा असली मजा कि आप क्वालिटी कंटेंट दे पा रहे हो, आप अपना टाइम भी बचा पा रहे हो, आप पेपर को रिवाइज भी कर पा रहे हो और सब कुछ हो रहा है अच्छे से, है ना? बहुत सी बार क्या होता है बहुत गंदा पेपर प्रेजेंटेशन हो जाता है, बच्चों का गंदी राइटिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी लिखने लग जाते हैं, समझ नहीं आता है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो होती है। आज ना एक्चुअली मुझे ना फेस पे पूरा एलर्जी हो गया है, मेरी आंखें भी सुबह पूरी स्वेल हो गई थी, अब तो काफी ठीक हो गई है। मैं 9th क्लास वालों के लिए मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर बना रही थी और उस वाले वीडियो में तो आप मेरी शक्ल देखोगे बिल्कुल ऐसे दिख ही नहीं रही है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी आंखें आ रही है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मैम ऐसे ऐसे क्यों करे, बिकॉज इचिंग हो रहा है अभी भी फेस पे। वो कुछ लगा लिया था मैंने, मतलब वो ऑयल लगा लिया था रात को और वो पता नहीं कैसे रिएक्ट कर गया और पूरा फेस जो है वो जलन हो गया था। सो कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई लिटरेचर वाला सेगमेंट पहले होगा तो आज हम पेपर को वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम पहले लिटरेचर वाला सेगमेंट ही उठाएंगे। अभी सीखने वाली क्या बात है लिटरेचर वाले सेगमेंट में या इनसे सैंपल पेपर्स से क्या सीखने वाली चीज है? सीखने वाली चीज ये है बेटा कि किस तरीके का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को बना के पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के तो नहीं आता है सवाल,
है ना, आता एनसीईआरटी से ही है पर डायरेक्ट एज इट इज नहीं उठकर आता है। चैप्टर आपको दे दिया, उस चैप्टर से ही आपको एक बना के क्वेश्चन पूछेगा कि क्या समझा तुमने उस चैप्टर से। ठीक है, अभी एक आपको अभी हम आपको दिखा देते हैं एक बहुत ही बढ़िया, कहां है हमारा लिटरेचर, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, ये रहा, ये गया 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 गया, ये आ गया लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर वाला सेगमेंट आपका यहां से शुरू हो रहा है और अब आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए, शुरुआत होती है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से। मुझे लगता है सबसे आसान होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप नंबर इसके अंदर बना सकते हो अपने। तो जो भी सेगमेंट्स इजी है ना, उनके अंदर तो कोशिश करो कि आपके मार्क्स कटे ही नहीं। हमारा जो पहला एक्सट्रैक्ट है वो है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड गिवन downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and आउटवर्ड। तो आपको इस फर्स्ट फ्लाइट का पता है कहां से उठाया गया है, जब वो अपनी मम्मी की चोंच में से मछली छीनने की कोशिश करता है बट उसकी मम्मी पीछे हट जाती है एंड देन वो नीचे गिर जाता है, और जो वो फीलिंग होता है वो फीलिंग बताया हुआ है ना। अब चार ऑप्शंस जो दिए होंगे ना आप लोगों को, जैसे यहां पर बोला है व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन, कि क्या प्रभाव, राइट, डज द एक्सपीरियंस, वो जो एक्सपीरियंस था वो क्या क्या इफेक्ट डालता है उसके ऊपर जो लाइंस के अंदर डिस्क्राइब किया गया हुआ है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. आप लोगों ने अक्सर स्काई डाइविंग करते हुए देखा होगा लोगों को, तो बहुत तेज चिल्लाते हैं जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, एकदम से उनका दिल ऐसे रुक जाता है, वो बहुत ही अलग तरीके का फील करते हैं, राइट। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो वर्ड आपको चैप्टर में भी यूज हुआ है, बताएंगे कौन सा वर्ड है वो? एक्सिलरेट्स, ओवरवेल्म्स, एनर्जाइजेस, कंफ्यूजेस। वेरी गुड, एक्सिलरेट्स, ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स बहुत ही थ्रिलिंग, एडवेंचरस, रोमांचक होता है इस वर्ड का मीनिंग, और वो ही चैप्टर के अंदर भी यूज हुआ है। नेक्स्ट है, हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इनहांस द नैरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ। देखना देखना देखना, सवाल देख रहे हो तुम, देख रहे हो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि भाई कैसे ऑथर ने जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज किया। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कैसा है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज मतलब हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन देना कि आप इमेजिन कर पाओगे वो पूरी चीज, है ना, कि वो कैसे नीचे गिरा, फिर वो हवा कैसे उसके मुंह से होके, उसके पंखों से, उसकी ब्रेस्ट से होके पीछे जा रही थी और उसके पंख फड़फड़ाने लगे। हर एक चीज का उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। इनहैंस द नैरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ, कैसे ये चीज एक नैरेटिव टेक्निक को इनहैंस करती है पैराग्राफ के अंदर। देखो, the author's descriptive language enhances the narrative by vividly expressing the seagull's fear. उन्होंने बहुत ही vividly क्या एक्सप्रेस किया? सीगल का फियर एक्सप्रेस किया, सेंसेशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट, और जो भी सेंसेशंस वो फील कर रहे थे, थरथराट, धड़धड़ाट, भरभराट, फटफराट, वैसी वाली हो रही थी सीगल के साथ, है ना। सो फ्रेजेस लाइक मॉन्स्ट्रस टेरर, विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हेल्प रीडर्स फील हिज इमोशन। तो जब वो ये वाले फ्रेजेस यूज करते हैं ना, मॉन्स्ट्रस टेरर या विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, ये हेल्प करता है रीडर्स को कि वो उनके इमोशंस जो है वो फील कर पा रहे हैं कि सीगल को उस टाइम पे कैसा लग रहा होगा। दिस मेक्स द सीन मोर रियलिस्टिक, इमोशनली एंगेजिंग एंड इंपैक्टफुल, और इसी वजह से वो जो सीन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है, एंगेजिंग हो जाता है, अलाउइंग रीडर्स टू कनेक्ट डीपली विद द सीगल्स जर्नी, और हम लोग भी सीगल की वो जो जर्नी है उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द यूज ऑफ द वर्ड रश्ड, ये जो रश्ड वर्ड यूज हुआ है, एड्स टू अ सेंस ऑफ स्पीड या रिलीफ इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में जो रश्ड वर्ड यूज हुआ है, कहां पर वर्ड यूज हुआ है भाई? रश्ड, देखना कहां यूज हुआ है, ये रहा, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। तो बताइए यहां पर क्या होगा, क्या होगा, स्पीड या रिलीफ? जल्दी से बताओ, स्पीड या रिलीफ? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट।
यस चलिए, सो द यूज ऑफ द वर्ड, एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं पढ़ने लग गई थी. द यूज ऑफ द वर्ड रश्ड एड्स टू अ सेंस ऑफ 1 मिनट इन द एक्सट्रैक्ट. क्या ऐड करता है? स्पीड, राइट? यस, कि स्पीड से वो जो हवा थी जो उसके पंखों से होकर गुजर रही थी. हाउ डज द सीगल्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर. अब कह रहे हैं कैसे जो सीगल का फीलिंग है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के बिल्कुल एंड में कॉन्ट्रास्ट करता है विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ द टेरर. वो जो स्टार्टिंग में फीलिंग होती है ना भय की, उसके साथ. बताइए, एंड में जो फीलिंग थी और स्टार्टिंग में जो फीलिंग थी, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग थी? तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डर गया था, बट फिर उसके पंख अपने आप फड़फड़ाने लग गए और उसको थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, राइट? सो सीगल्स इनिशियल टेरर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन एंड फ्रीडम बाय द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट. कि स्टार्टिंग के अंदर तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर तो इनिशियल तो फेज में तो उसको बहुत ज्यादा टेरर फील हो रहा था, ठीक है, और वो जो उसकी फीलिंग है वो लास्ट में जाके एक्सिलरेशन एंड फ्रीडम जो है उसके अंदर चेंज हो गई. बाय द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट उसे बहुत मजा आने लगा, रोमांच में बदल गई, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट वाला था ना, वहां पे भी हमने एक्सिलरेट्स यूज किया था. वहां पे एक्सिलरेट्स के अलावा ओवरवेल्म्स भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस जो है वो एक साथ फील कर रहा था, ठीक है. तो टुवर्ड्स द एंड जो फीलिंग थी वो एक्सिलरेटिंग हम बोल सकते हैं, और स्टार्टिंग की जो फीलिंग थी उसको ओवरवेलमिंग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहा था. तो वहां पे ठीक कर लेना. एट फर्स्ट ही इज पैरालाइज्ड बाय फियर एंड अनेबल टू फ्लाई. अभी स्टार्टिंग में तो बहुत पैरालाइज फील कर रहा था कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, फियर हो रहा था उसको, ठीक है. हाउएवर वंस ही टेक्स द लीप, लेकिन जब वो एक बार वो छलांग लगा लेता है, ही डिस्कवर्स द जॉय एंड थ्रिल ऑफ फ्लाइट, तो उसको पता चलता है कि कितना मजा आता है भाई उड़ान भरने में. दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स हिज ग्रोथ फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट. और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कि स्टार्टिंग में कैसा फिर बाद में कैसा, हाईलाइट करता है ग्रोथ फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस. ये कैसे डर लग रहा था पहले, बट वही चीज बाद में उसके कॉन्फिडेंस में चेंज हो गई एंड एम्पावरमेंट में चेंज हो गई. Read the given extract and answer any one of the following 2 questions below. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. ये भोली वाले चैप्टर से हैं. हमने अभी यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट आप लोग पता नहीं ये वीडियो कब देख रहे होंगे, इसीलिए अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे, देखेंगे. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो और आगे वीडियो देख सकते हो, ठीक है. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? She could stammer no further than that. उससे आगे वो बोल ही नहीं पाई, हकला गई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और भाई बहने लगे उसके आंसू. She kept her head down as she sat in her corner. और अपना सर नीचे रखा जैसे वो कॉर्नर में बैठी हुई थी. Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन लड़कियों को देखने की जो उसको पता था कि वो उसको देख के हंस रही है. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. अब घंटी बजी तो बच्चे कैसे बाहर भागते एकदम से, तो सब बच्चे भागे, लेकिन भोली कॉर्नर में ही खड़ी रही. Her head still lowered, अभी भी सर नीचे था. She kept on sobbing, अभी भी रोने वाला कर रही थी. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. लेकिन जो टीचर की वॉइस थी वो काफी सॉफ्ट और सूदिंग थी. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. इट टच्ड हर हार्ट. लेकिन आज तक जिंदगी में उससे ऐसे किसी ने भी बात नहीं की थी और इसीलिए उस चीज ने उसका दिल कहीं ना कहीं छू लिया. What is the tone of teacher is unlikely to have used in the line what's your name little one? Reassuring, comforting, settling या calming. यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ठीक है. यहाँ पर इधर तो मुझे दिख नहीं रहा है ये वाला जो युवा होगा, ठीक है. भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. कि टीचर की जो वॉइस थी वो बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग थी. ये तो रही लाइन, कहां दिमाग है मेरा पता नहीं. So what is the tone of the teacher? Tone the teacher is unlikely to have used in the line what's your name little one. Reassuring tone थी, comforting थी, settling थी या calming थी? कैसी थी बच्चों वो टोन? बताइए टोन कैसी थी? बताइए जल्दी से बताइए. व्हाट इज द टोन ऑफ द टीचर इज अनलाइकली टू हैव यूज्ड इन द लाइन व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. रीअश्योरिंग, कंफर्टिंग, सेटलिंग या कामिंग. कैसी टोन यूज की होगी जिससे वो कह रही थी वो आज तक उसने ऐसी जो है ऐसे उससे किसी ने आज तक बात ही नहीं की. तो यस वो सेटलिंग टोन थी बहुत ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट. कि कैसे ऑथर का जो यूज था भोली का पर्सपेक्टिव दिखाने का, कि हाउ डज ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव, कि भोली का जो पर्सपेक्टिव है
है ना, उसका जो नजरिया है, हेल्प बिल्ड द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट. सो the author's use of Boli's perspective helps build the narrative by giving readers direct insight into her thoughts. तो क्या देता है ये रीडर्स को? डायरेक्ट इंसाइट देता है, ठीक है, कि भाई भोली क्या सोचती है उसके थॉट्स के अंदर, इमोशंस के ऊपर. इट हाईलाइट्स हर वल्नरेबिलिटी, उसकी वल्नरेबिलिटी बताती है कि भाई कितनी ज्यादा वल्नरेबल है वो उस टाइम पे, कि उसे इजीली कोई भी हर्ट कर पा रहा है, ठीक है. वल्नरेबल आप कब होते हो? जब आप इजीली हर्ट हो सकते हो, जब आपके इमोशंस इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जब आप ऐसी स्टेज में हो जब आप कुछ नहीं सोच समझ पा रहे हो एंड यू आर very emotional at that time. So the cruelty of her classmates and the impact of teachers' kindness. Experiencing events through Bholi's eyes, अगर हम experience करें भोली के नजरिए से सारे events को, creates empathy, draws readers into her world and deepens engagement with the story. तो ये कहीं ना कहीं हम जब भोली के नजरिए से सब चीजें देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भोली के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और हम उसके साथ एम्पैथी शो कर पाते हैं, मतलब हम समझ पाते हैं उसके दुख और दर्द को. एंड डीपन्स एंगेजमेंट विद दी स्टोरी, और स्टोरी के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा गहरा हो जाता है. ठीक है, चलिए. Fill in the blank with the correct word from the bracket. हमें क्या करना है? correct word fill करना है. The word flood in the line, tears flowed from her eyes in a helpless flood, indicates that Bholi was crying uncontrollably or unintentionally. बताइए कैसे रो रही थी भोली? जब बोला जा रहा है कि tears flood, है ना, tears, the word flood in the line, tears flowed from her eyes in a helpless flood, कि उसकी आंखों से जो आंसू बहे वो एक helpless flood की तरह, मतलब बाढ़ आ गई ऐसे रो रही थी वो. तो कैसे रो रही थी वो? कंट्रोल नहीं हो रहा था, अनकंट्रोलेबली. ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही है. अगला सवाल, हाउ डज द टीचर्स कंफर्टिंग डिमीनर कंट्रास्ट विद द बिहेवियर ऑफ द अदर गर्ल्स इन द क्लासरूम. अभी टीचर ने जो है किस तरीके से बात की, टीचर ने किस तरीके से भोली से बात की थी, बताएंगे? भाई आज ही सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है क्या सभी को मुझसे? रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है इस वजह से. यस, सो बिल्कुल. सो हाउ डज टीचर्स कंफर्टिंग डिमीनर, अभी टीचर ने उससे क्या बात की? बहुत ही प्यार से बात की. आज तक भोली ने इस तरीके से भोली से आज तक किसी ने इस तरीके से बात नहीं की थी. तो डिमीनर होता है उनका व्यवहार, उनका स्वभाव बोल सकते हैं, उनका हाव भाव बोल सकते हैं. तो जो टीचर का कंफर्टिंग हाव भाव था, उनका जो स्वभाव था, या उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बात की, कंट्रास्ट विद द बिहेवियर ऑफ अदर गर्ल्स. लेकिन क्लास की लड़कियां कैसे बात करती हैं, है ना, क्लास की लड़कियों का उनका बात करने का बिल्कुल तरीका है. तो कैसे दोनों के अंदर डिफरेंस है? टीचर्स कंफर्टिंग डिमीनर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द क्रुएलिटी ऑफ अदर गर्ल्स. दूसरे बच्चों की, लड़कियों की क्रुएलिटी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट खाता है, दोनों बिल्कुल अलग है. While the girls mock भोली for her stammering, जब जो लड़कियां हैं वो मॉक करती हैं भोली को, उसका मजाक उड़ाती हैं, ठीक है, हकलाने पर एंड अपीयरेंस पर उसकी, द टीचर रिस्पॉन्ड्स विद काइंडनेस एंड पेशेंस. वहीं पर वो जो टीचर है वो बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ उसके साथ पेश आती है. हर जेंटल एनकरेजमेंट प्रोवाइड्स भोली विद इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस. और उसका जो जेंटल एनकरेजमेंट है कि इतने प्यार से उसको प्रोत्साहित करती है, वो प्रोवाइड करता है भोली को इमोशनल सपोर्ट, कि भोली को लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो है जो मेरी बात, मतलब मुझे मेरे ऊपर हंस नहीं रहा, मेरे लुक्स का या बाकी चीजों का मजाक नहीं बना रहा. एंड रीअश्योरेंस हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपैशन एंड इनसेंसिटिविटी. दिखाता है कि एक तरफ कंपैशन, एक काइंडनेस दिखाया हुआ है, एक तरफ इनसेंसिटिविटी दिखाई हुई है. तो कंपैशन कौन शो कर रहा है? टीचर. इनसेंसिटिविटी कौन शो कर रहा है? गर्ल्स, बाकी क्लास की, ठीक है. इन शेपिंग अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ. कैसे ये दोनों का एक बहुत ही बड़ा रोल है जब भी एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बनाना है, या फिर उसका जो सेल्फ वर्थ है. अक्सर बच्चे को जब आप बुरा बुरा बोलोगे, बुरा बुरा उसका मजाक उड़ाओगे, उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाओगे, तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से वो अपने आप को बाकी सबसे कम समझेगा और दुख फील करेगा. Read the given extract and answer the questions for any one of the two given. He stalks in his vivid spirits, strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. चैप्टर आप लोगों को पता है द टाइगर इन द जू का है.
What is most likely reason the poet chooses to say vivid strips instead of just stating the colors of the strips? कि अभी जो टाइगर के ऊपर वो स्ट्रिप्स हैं उनको वो विविड स्ट्रिप्स ही क्यों बोलता है? वो नॉर्मल भी तो उसका कलर बता सकता था। देखिए, टू इवोक अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड लाइवलीनेस, पहली चीज सेंसिटिविटी और लाइवलीनेस का एक फीलिंग वो है जगाना चाहता है इन द टाइगर्स अपीयरेंस, कि वो जिस तरीके का दिखता है। द वर्ड विविड सजेस्ट दैट द स्ट्रिप्स आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन कलर, ऐसा नहीं है कि वो बस उनके कलर की वजह से वो उनको बता रहा है, बट ऑल्सो वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, वो बहुत ही चमकदार है, पूरे जान से भरे हुए हैं। वो कन्वेज द आइडिया दैट टाइगर्स मार्किंग्स आर नॉट डल और सबड्यूड बट रादर विविडली स्ट्राइकिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग पॉइंटिंग टू द मैग्निफिसेंस ऑफ द एनिमल। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि भाई ये जो एनिमल है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी कलर आपने बता दिया। भाई बहुत जबरदस्त एनिमल है, वो बहुत ब्राइट, बहुत कुछ है उस जानवर के अंदर। वो डल नहीं है, वो सबड्यूड नहीं है, ठीक है, वो वाइब्रेंट है, राइट, वो अटेंशन ग्रैबिंग है, वो मैग्निफिसेंट है। तो हर एक चीज उसके कलर्स में, जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो एक तो होता है कि तुम सुंदर लग रही हो, एक तुम बोल रहे हो कि भाई चांद सी महबूबा हो मेरी, है ना, और तुम्हारी तो होठ जो है वो पंखुड़ियां हैं गुलाब की, समझ रहे हो? वैसा वाला डिस्क्रिप्शन होता है कि एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है। तो वैसे वाले डिस्क्रिप्शन से क्या पता चल जाता है कि भाई क्या चीज है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो टाइगर है ये क्या चीज है, right? So the tiger's stalking suggests a movement that is blank space within the confines of its cage. Fill in the blank with one word. एक word से आपको ये blank fill करना है। The tiger's stalking, tiger की जो stalking है, suggests a movement that is blank space within the confines of its cage. Restless, है ना, इधर उधर ऐसे घूम रहा है, रेस्टलेस है, उसका मन नहीं लग रहा वहां पर, उसको सुकून नहीं है वहां पर, काम नहीं है, वो पीस नहीं है उसके पास। उसको जंगल में होना चाहिए बट वो केज में बंद है, तो उसका मन नहीं लग रहा है, वो रेस्टलेस है, राइट? हाउ डज द पोएट रीएनफोर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशंस? तो पोएट जो है वो कैसे रीइंफोर्स करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैसे बताते हैं? वो कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में? टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरमेंट, एक तो वो केज के अंदर जो बंद है वो वाला, एंड इट्स इंटरनल इमोशंस, और फिर उसके इंटरनल इमोशंस जो हैं वो, उनको कैसे बताते हैं वो? बाय यूजिंग द वर्ड क्वाइट ट्वाइस इन द गिवन लाइंस। अब यहां पर हम जो लाइंस अगर पढ़ें तो वहां पर उन्होंने क्वाइट वर्ड 2 बार यूज किया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज, 2 बार उन्होंने ये वर्ड यूज किया है ना, 2 बार ये वर्ड यूज किया। चलिए, select the option that applies the same rhyme scheme as the lines of the given extract. Select the option that applies the same rhyme scheme. So this bird so small and sweet, perched on a branch green, sings aloud in the morn. This bird so sweet and lean, so perched on a branch green, sings aloud in a voice sweet. Chirp chirp tweet tweet, chirp chirp tweet tweet. क्या कर सकते हैं आप? इजीली बना सकते हैं। Care, this bird sings without a care. This bird so small and sweet, perched on a branch green, sings aloud in the morn, a song with the world of share, perched on a green branch with its feelings so keen, singing its own melody. चलिए, अब यहां पर क्या बनता है? स्वीट ए बन जाता है, ग्रीन बी बन जाता है। ग्रीन स्वीट के साथ नहीं कर रहा है राइम, मॉर्न भी नहीं कर रहा है, ए बी सी। लीन किसके साथ कर रहा है? बी के साथ कर रहा है। तो ए बी सी बी हमारा क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? राइम स्कीम हो गया। ए बी सी बी हमारा राइम स्कीम हो गया। कैसे निकालते हैं राइम स्कीम? जानते हो ना, लास्ट वाले वर्ड्स को देख लो जिन जिन के साथ भी राइम कर रहा हो, राइट? यस। चलिए, नेक्स्ट है बेलिंडा paled and she cried help help but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blink strategically mousehold. The tale of Custard the dragon. Examine the portrayal of blink in the given line. अब इसके अंदर blink का जो भी पोर्ट्रेयल दिया हुआ है वो हमें बताना है। कैसा दिया है? बेलिंडा paled and she cried help help but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. So basically जब वहां पर अटैक होता है तो ये जो सारे जानवर है जो अपने आप में शेर बन रहे होते हैं वो अपने अपने बिल में घुस जाते हैं और उस टाइम पर कौन याद आता है? ड्रैगन आता है मदद करने के लिए।
राइट, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, ये हो गया है. सो ब्लिंक इज पोर्ट्रेड एज क्विक थिंकिंग एंड इंस्टिंक्टिवली कॉशियस. स्ट्रेटेजिकली बोला जा रहा है ना यहाँ पे. द वर्ड स्ट्रेटेजिकली सजेस्ट्स दैट हिज रिट्रीट वाज नॉट आउट ऑफ पैनिक. उसका ये जो रिट्रीट था, वो जो भाग लिया ना, ये पैनिक में नहीं था, बट अ कैलकुलेटेड मूव फॉर सेफ्टी. सोच समझ के मूव लिया था उसने ये वाला. अनलाइक द अदर्स हु रिएक्टेड विद फियर, बाकी के जो लोग थे उन्होंने तो डर के मारे रिएक्शन दिया था. ब्लिंक्स रिस्पॉन्स शोज प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली यूज कर लिया ना, तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर निकल कर आया. एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एम्फेसाइजिंग हिज क्लेवरनेस इन हैंडलिंग डेंजर्स effectively despite being the smallest and weakest. कि सबसे छोटा था, सबसे वीक था, पर उसने क्या किया, सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया. ठीक है, तो बाकी के कंपैरिजन में बाकी लोग तो एकदम से क्या हो गए थे, डर के मारे इधर उधर भागने लग गए थे. बट ब्लिंक ने क्या किया था, अपना दिमाग यूज किया था. माउस था छोटा सा, अपने बिल में जाके घुस गया. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली. द वर्ड पेल्ड इंप्लाइज दैट बेलिंडा. अभी पेल्ड वर्ड क्या होता है, पीले पड़ जाना, मतलब डर की वजह से, है ना. तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज इन थ्रेटनिंग सिचुएशन या डेंजर. तो वो समझ गई थी कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर हूं, डेंजर के अंदर हूं. What kind of picture is painted by the poet through the line ink trickled down to the bottom of the household? किस तरीके की पिक्चर जो है वो पोएट पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ink trickled down to the bottom of the household. ये इससे कैसा पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं वो. पोएट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ इंक रिट्रीटिंग स्लोली एंड क्वाइटली टू अवॉइड अटेंशन. तो वो किस तरीके से वो भाग रहा है, किस तरीके से पीछे हट रहा है, वो किस तरीके से पीछे हट रहा है जब सामने मुसीबत आ गई है, तो वो स्लोली और क्वाइटली, ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए. द फ्रेज ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड सजेस्ट अ कॉशियस ऑलमोस्ट स्नीकी डिसेंट. कैसे भाई, कैसे निकला है वो वहां से, चुप 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 चुप, गुप चुप गुप चुप गुप चुप, बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता ना चले. शोइंग इंक्स फियर एंड अटेम्प्ट टू स्टे सेफ, जिससे इंक का फियर दिखाई देता है ताकि वो सेफ रहे. It highlights a sense of silent panic and the desire to escape unnoticed during the moment of danger. और ये हाईलाइट करता है साइलेंट पैनिक, है ना. बट वही होता है कि ऐसी सिचुएशन में उसने दिमाग से काम लिया. एंड द डिजायर टू एस्केप अननोटिस्ड ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ डेंजर, और डिजायर थी उसकी कि वो चुपचाप वहां से निकल जाए मुश्किल के टाइम पर. What kind of atmosphere is created through these lines? Select the correct option. Urgency, apprehension, uncertainty, mystery या aggression. किस तरीके का एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर दिया गया है. तो हम बोल सकते हैं अर्जेंसी का, अप्रीहेंशन एंड अनसर्टेनिटी. किसी को कुछ नहीं पता है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, राइट. तो इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो गया है. How does the ignorance about Mitchell as a creature in the urban environment of London reveal insights about people's perceptions and knowledge regarding animals? अभी देखो आप क्वेश्चन का टाइप देखो यार, बाकी सब तो भाड़ में गई चीजें. आप मेन चीज यहां पर देखो कि कैसा क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है. हाउ डज द इग्नोरेंस अबाउट मिचबिल एज अ क्रिएचर, है ना, इन द अर्बन एनवायरमेंट, कि भाई ये जो इग्नोरेंस है अर्बन जगहों पे, शहरों में एक मिचबिल जैसे क्रिएचर को, जो हम लोग जानते नहीं है किस तरीके के है, जो भी उससे मिलता है उसे अलग अलग नाम से बुलाता है, ऑफ लंडन, रिवील इनसाइट्स अबाउट पीपल्स परसेप्शंस एंड नॉलेज रिगार्डिंग एनिमल्स. ये क्या बताता है लोगों के परसेप्शन के बारे में, ठीक है, और लोगों की नॉलेज के बारे में, कि जानवरों की कितनी ही नॉलेज है यहां पर रहने वाले लोगों को. सो यस, द इग्नोरेंस अबाउट मिचबिल द ऑटर इन अर्बन एनवायरमेंट ऑफ लंडन हाईलाइट्स जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस. सबसे पहली चीज लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उन लोगों को पता ही नहीं है अबाउट एक्सोटिक एनिमल्स. मोस्ट पीपल मिस्टूक मिचबिल फॉर अदर एनिमल्स लाइक अ बेबी सील. दिखने में तो वैसा ही लग रहा था, तो कुछ लोग उसको बेबी सील बोल देते हैं, वॉलरस बोल देते हैं, विच शोज हाउ अनफेमिलियर दे वर विद ऑटर्स स्पेशली एज पेट्स. जो दिखाता है कि कितना ज्यादा अनफेमिलियर वो हैं, खासतौर पर ऑटर्स से, कि उन्हें नहीं पता ये ऑटर क्या होता है, और खासतौर पर पेट, क्योंकि पेट यूजुअली बिल्ली, कुत्ता, है ना, ऐसे वाले होते हैं. नॉर्मली तोता हो गया, ऐसी चीजें पालते हैं लोग ज्यादातर. दिस रिफ्लेक्ट्स अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी. तो ये दिखाता है कि भाई एनिमल डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, कि कितने सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता. एंड द गैप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इन सिटी लाइफ, और कितना ज्यादा गैप होता है ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में शहरों के अंदर. सो अर्बन रेजिडेंट्स आर टिपिकली अकस्टम्ड टू सीइंग पिजन्स.
अभी शहर के लोग कबूतर देख लेंगे, कैट्स देख लेंगे, डॉग्स देख लेंगे, बट आर सरप्राइज्ड बाय एनिमल्स आउटसाइड दिस रेंज। लेकिन इसके बाहर का कोई जानवर दिख जाए तो सरप्राइज हो जाते हैं। सो सच रिएक्शंस रिवील हाउ डिस्टेंट मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज कैन बी फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। ये दिखाता है कि कितना ज्यादा दूरी आ गया है अर्बन लाइफ में और एनिमल्स के बीच में, नेचर के बीच में, कंट्रीब्यूटिंग टू कंफ्यूजन एंड मिसकंसेप्शंस, जिसकी वजह से ही अलग अलग कंफ्यूजन्स और मिसकंसेप्शंस जो है हो रहे हैं। लोगों को वहम हो जाता है कि पता नहीं कौन सा आदमी है, कौन सा जानवर है, समझ नहीं पाते हैं उसको, कोई कोई अलग अलग नाम देते हैं। How does the imagery of the trees, movement from the house to the forest in trees reflect broader themes of liberation and growth in human experience? मैं बोल रही हूँ ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से भी उठाकर समरी चिपका दोगे, तो ऐसा एक भी सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा जहां पर आप उठाकर समरी चिपका सको। कह रहे कैसे जो इमेजरी है ट्रीज का, अभी तक हमने ये वाला पढ़ा नहीं है इस वाले पे, लेकिन वही बोल रही हूँ कि अगर आप बाद में देख रहे हैं सैंपल पेपर तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और अगर अभी देख रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन ट्रीज रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जो इमेजरी है ट्रीज का, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हाउस टू द फॉरेस्ट सिंबलाइज लिबरेशन एंड ग्रोथ। सबसे पहले ये क्या सिंबलाइज करता है? लिबरेशन और ग्रोथ सिंबलाइज करता है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट, आजाद होना कैद से। दे रिफ्लेक्ट द ह्यूमन डिजायर फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिस्कवरी, और ये भी दिखाता है कि एक इंसान के अंदर कितना ज्यादा इच्छा होता है हमेशा फ्रीडम का, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी का। The forest represents unexplored possibilities, mirroring the journey towards personal growth, autonomy and the courage to break societal or internal limitations. तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, यस, यस, देखा बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, पता नहीं क्या ही, आई डोंट नो, दिक्कत है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचो? व्हाट डज द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैसे जो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन था, है ना, टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को लेकर, रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? So, the postmaster's reaction to Lencho's letter reveals his kindness. पहली चीज उसकी काइंडनेस के बारे में बताता है कि बहुत दयावान था, कंपैशनेट था, एंड रिस्पेक्ट फॉर फेथ, और उसके दिल में इज्जत थी। ठीक है, कि भाई एक इंसान अगर भगवान में इतना विश्वास करता है तो मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दे सकता। इंस्टेड ऑफ मॉकिंग लेंचो, मॉकिंग मतलब एज एन कि भाई वो चाहता तो उसका मजाक बना सकता था, वो हंसा, बट उसके बाद वो चुप हो गया, उसने उसका मजाक नहीं बनाया। ही इज टच्ड बाय हिज बिलीफ इन गॉड, बल्कि उसका दिल छू लिया उस चीज ने, राइट, एंड टेक्स द इनिशिएटिव टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, और वो ये इनिशिएटिव लेता है कि भाई मैं इसके लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, अपनी सैलरी में से भी देता है, बाकी लोगों को भी कहता है कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो। दिस शोज हिज एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू गो बियॉन्ड हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यही चीज दिखाता है कि कितना किस तरीके का इंसान है जो फील कर पा रहा है सामने वाले की, है ना, दर्द को, दुख को, उसके इमोशंस को फील कर पा रहा है। उसकी क्रिएटिविटी भी दिखाता है कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि इस तरीके से मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, और विलिंगनेस दिखाता है कि कैसे वो हेल्प करने के लिए उसकी अपनी लिमिटेशंस से या उसकी जो ड्यूटीज थी उससे भी पार हो गया। वो उसकी ड्यूटी के अंदर नहीं आता, बट फिर भी उसने क्या किया, उसकी मदद की। असेस द नैरेटिव्स इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेइंग द टेंशन बिटवीन द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी। भाई शांत हो जा तू, अब बंद हो जा, बस हो गया बस। असेस द नैरेटिव्स इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेइंग द टेंशन बिटवीन द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी एंड द अल्योर ऑफ अनफेमिलियर इन मैडम राइड्स द बस। ठीक है, अब यहां पर जो टेंशन, यहां पर जो क्या करना चाह रहे हैं, नैरेटिव्स इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेइंग द टेंशन। अब उन्होंने जिस तरीके से कहानी नरेट की है ना, उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने टेंशन दिखाया है बिटवीन द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी एंड द अल्योर ऑफ अनफेमिलियर, फेमिलियरिटी और अनफेमिलियर के बीच में इन मैडम राइड्स द बस, उसके बारे में हमें लिखना है। सो द नरेटिव इफेक्टिवली portrays the tension between familiarity and unknown through Valli's longing to ride the bus। किसके थ्रू दिखाया है उन्होंने? ये जो वल्ली बस राइड लेना चाहती है उसके थ्रू दिखाया। While her street offers safety and routine, the bus ride symbolizes freedom and adventure।
अभी वो वहां पर खड़ी रहती है, स्ट्रीट में देखती रहती है ना, तो वो वहां पर भाई आराम से देख सकती है, चीजें इमेजिन कर सकती है, तो वहां पे वो सेफ भी है, वो डेली रूटीन की चीजें हैं। द बस राइड सिंबलाइजेस, लेकिन वो जो बस राइड है वो कहीं ना कहीं एडवेंचर और फ्रीडम दिखाता है। वल्लीज इनर कॉन्फ्लिक्ट कैप्चर द यूनिवर्सल स्ट्रगल बिटवीन कंफर्ट एंड डिजायर टू एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंस। और वल्ली का ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, कि मुझे वहां पे ट्रैवल करना है, जाना है, ये कहीं ना कहीं कैप्चर करता है यूनिवर्सल स्ट्रगल। क्या है ये यूनिवर्सल स्ट्रगल? कंफर्ट और डिजायर टू एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंस। या तो आप कंफर्ट जोन में रहो, या आपकी जो डिजायर्स हैं कि आपको नए नए एक्सपीरियंस लेने हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। उस छोटी सी बच्ची ने कितना बड़ा स्टेप उठाया है ना, अपनी डिजायर के लिए, उस फ्रीडम के लिए, उस एडवेंचर के लिए, राइट। तो बेसिकली मेन आंसर जो है ये है यूनिवर्सल स्ट्रगल बिटवीन कंफर्ट एंड डिजायर। ये जो है ये लाइन मेन है इसके अंदर, ठीक है। यस, आगे बढ़े। समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ पेरेंथेसिस इन द पोम अमांडा। कोई बता सकता है पहली बात तो कि पेरेंथेसिस क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। अमांडा पोम तो सभी ने पढ़ी है। समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या है, बता सकते हैं? बताओ बताओ। सोचिए, समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ पेरेंथेसिस इन अमांडा। बताइए। आपने पोएम के अंदर देखा होगा जगह जगह पर ब्रैकेट में कुछ कुछ दिया हुआ है ना। पहले उसकी मम्मी जो जो इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, जो भी उसका फैमिली मेंबर इंस्ट्रक्शन देता रहता है, उसके बाद उसने जो दिमाग में चीजें चल रही थी, जो इमेजिन कर रही थी, वो क्या था, साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ था। तो जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे होते हैं ना, उसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। यस, हाँ, तो उसके जरिए क्या दिखाया हुआ था, उसका इमेजिनेशन दिखाया हुआ था, उसके ड्रीम दिखाए हुए थे, उसका दिखाया हुआ था कि वो कहां जाना चाहती है, राइट, वो सब चीजें दिखाई हुई थी। सो द यूज ऑफ पेरेंथेसिस इन द पोम अमांडा हाइलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन अमांडाज एक्सटर्नल रियलिटी। दोनों में कंट्रास्ट है, एक है उसकी बाहर की रियलिटी एंड हर इनर वर्ल्ड, और एक है उसके अंदर की रियलिटी, उसका अंदर का एक दुनिया जो अलग दुनिया, उसका खुद का दुनिया जहां वो अकेली रहती है। While the external voices gives constant instructions, अब बाहर की आवाजें लगातार क्या कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। Amanda's thoughts shown in parenthesis reflect her longing from freedom and escape। तो parenthesis as in जो ब्रैकेट्स में अमांडा के थॉट्स दिखाए गए हैं, वो क्या दिखाते हैं, वो फ्रीडम और एस्केप दिखाते हैं कि वो कितना ज्यादा फ्रीडम और एस्केप चाहती है, राइट। दिस स्ट्रक्चर डीपन्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर इमोशनल स्ट्रगल। और यही स्ट्रक्चर जो था, क्योंकि ब्रैकेट में जो वो सोच रही होती है दिमाग में, उसी से हमें उसका पर्सपेक्टिव पता चल पाता है। अदरवाइज तो बाहर के इंस्ट्रक्शंस ही हैं, बट उसमें ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है उससे हमें उसका वो पता चल पाता है कि वो क्या फील कर रही है, वो क्या चाह रही है, इन इंस्ट्रक्शन से उसको क्या लग रहा है, राइट। एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। आगे, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, हाउ डज मटिल्डाज डिजायर फॉर मटीरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ द नेकलेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मटिल्डा का जो डिजायर था मटीरियल वेल्थ का, कैसे प्लॉट बनाता है पूरे स्टोरी, कैसे स्टोरी बनती है पूरी दी नेकलेस। तो मटिल्डा's desire for material wealth drives the entire plot of the necklace to appear rich at a party। कि एक पार्टी में आपको क्या लगना है, अमीर लगना है। She borrows a necklace, वो एक नेकलेस बोरो करती है, which she later loses, जो बाद में वो खो देती है। This leads to years of hardship as she and her husband replace it, जिसकी वजह से कई सालों का दुख दर्द पीड़ा उसको झेलना पड़ता है, ठीक है, उसके हस्बैंड को भी झेलना पड़ता है उसको रिप्लेस करने के लिए। Her longing triggers the chain of events that lead to their downfall। और उसकी ये जो इच्छा थी, है ना, उसी की वजह से ये अलग अलग स्ट्रगल्स जो है उसकी लाइफ में आए, वो ट्रिगर हुए द चेन ऑफ इवेंट्स की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स, सब कुछ छोड़ना पड़ा, पति को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, है ना, जो भी चीजें उसके साथ हुई वो उसी वजह से हुई। दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। और justify the opinion that E. Bright's early successes were essential for his later achievements in science, the making of scientist। पढ़ा नहीं है हमने अभी तक ये चैप्टर, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। E-Bright's early successes were crucial. अभी हमें justify the opinion that E-Bright का जो early success था, स्टार्टिंग में उनको छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगा था, were essential for his later achievements in science. वो बहुत जरूरी थे जो बाद में उन्हें अचीवमेंट्स मिले साइंस में उनके लिए। तो कहते हैं कि अर्ली सक्सेस वर क्रूशियल इन शेपिंग हिज साइंटिफिक जर्नी। वो स्टार्टिंग में उनको क्या मिला, सक्सेस मिला, तभी तो धीरे धीरे उनका और इंटरेस्ट उस चीज के अंदर डेवलप हुआ और वो इतना सब कुछ कर पाए। विनिंग साइंस फेयर प्राइजेस वैलिडेट्स हिज टैलेंट। अभी वो अलग अलग प्राइज जीत रहे हैं तो उनसे उनका टैलेंट जो है कि भाई हाँ लड़का टैलेंटेड है, वो वैलिडेशन आप लोगों को मिल जाता है ना। एंड फ्यूल्ड हिज पैशन, और उसी चीज ने उसको मतलब आग में घी का काम किया, राइट। सो दीज अचीवमेंट्स बूस्टेड हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, गेव हिम मोटिवेशन। अब मान लो मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ, तो बैडमिंटन मैंने खेला, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, फिर मैंने स्टेट लेवल पे खेला, फिर मेरे को और मोटिवेशन मिला, मैं जीत गई, फिर मैंने नेशनल लेवल पे खेला, मैं वहां भी जीत गई, फिर मेरे को मोटिवेशन मिला, फिर मैं ओलंपिक चली गई। ऐसे ही बनता है ना धीरे धीरे बंदा। सो वही बोल रहे हैं, दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हिज लेटर अकम्प्लिशमेंट एज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। तो उसी ने कहीं ना कहीं एक नींव बनाई, राइट, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट की। How does the book that saved the earth include elements of satirical science fiction? ये भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगेन बोल रही हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आज ही सारे डिलीवरी वाले बंदे भी आज ही फोन करेंगे, सारे ये बैंक वाले बंदे भी आज ही फोन करेंगे, सबको पता चल गया कि आज सैंपल पेपर बनाया जा रहा है, लंबा क्लास चलेगा, है ना, सबको पता चल जाता है। भाई भी आज ही फोन कर रहा है, सब फोन अभी करे, क्लास के टाइम पे फोन करे। हाउ डज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ सैटारिकल साइंस फिक्शन? बताइए। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ यूजेस सैटारिकल साइंस फिक्शन टू मॉक ह्यूमन बिहेवियर। किस लिए यूज किया है? ह्यूमन बिहेवियर को मॉक करने के लिए एंड कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मॉक करने के लिए। द मार्शियंस दो एडवांस्ड मिस इंटरप्रेट अ चिल्ड्रंस बुक। वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं बच्चों की एक किताब को, शो केसिंग देयर इग्नोरेंस। क्या दिखाता है? जिससे उनका इग्नोरेंस दिखाता है। द फ्यूचरिस्टिक सेटिंग एंड एब्सर्ड सिनेरियोज हाईलाइट फ्लॉज इन कम्युनिकेशन, एरोगेंस एंड असम्पशन, ब्लेंडिंग ह्यूमर विद अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन एंड एलियन बिहेवियर अलाइक। भाई ये चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आई नो कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आने नहीं वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। ये पढ़ते हैं, बोथ पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये हमने दोनों पढ़ी हुई हैं, तो देखते हैं। दोनों कविताएं डस्ट ऑफ स्नो और फायर और आइस कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं नेचर का टू कन्वे देयर रिस्पेक्टिव मैसेजेस अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। क्या कन्वे करने के लिए? टू कन्वे देयर रिस्पेक्टिव मैसेजेस। ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है, ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है, और ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स यूज किए गए हैं नेचर के, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो के अंदर भी और फायर और आइस के अंदर भी, है ना। बट दे डू इट डिफरेंटली, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से किया है। एग्जामिन दीज डिफरेंसेस। अभी डस्ट ऑफ स्नो में क्या हुआ था? हेमलॉक ट्री यूज किया है, क्रो यूज किया है, स्नो यूज किया है। वहीं पे फायर और आइस में भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग जो है इमेजेस यूज किए हैं। अब जैसे डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक हैप्पी मोमेंट के बारे में है, ठीक है, बट जो ट्री और क्रो यूज किया है वो पॉइजनस माना जाता है या ओमनस माना जाता है। तो कंट्रास्टिंग इमेजेस दोनों के अंदर दिखती है। फायर और आइस में भी नेचर के दो एलिमेंट लिए, जिससे एक में हेट्रेड बताया जा रहा है, जेलसी बताया जा रहा है, डिजायर बताया जा रहा है, राइट। तो देखो, बोथ डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस यूज नेचर टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन इमोशंस, है ना। नेचर को यूज किया उन्होंने ह्यूमन इमोशंस बताने के लिए, बट इन कॉन्ट्रास्टिंग वेज, लेकिन बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग वेज में, अलग अलग तरीके से। कैसे? डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट्स द जेंटल इमेज ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अभी डस्ट ऑफ स्नो के अंदर क्या बात हुई है कि आप देख सकते हो कि हेमलॉक ट्री से स्नो नीचे गिरता है, सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड पीस, राइट। दिस स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट लिफ्ट्स द स्पीकर्स मूड। अब ये छोटा सा इंसिडेंट क्या करता है? स्पीकर का मूड बढ़िया कर देता है। शोइंग हाउ इवन माइनर मोमेंट्स इन नेचर कैन हैव अ हीलिंग इफेक्ट, कि कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स जो है नेचर के वो एक हीलिंग इफेक्ट आपको दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम फायर और आइस की बात करें, इसके अंदर भी दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस यूज की गई हैं। ये इंटेंस इमेज है, एक तो है फायर की जो दिखाता है डिजायर, और एक है आइस की जो दिखाता है हेट्रेड, जेलसी, टू रिप्रेजेंट इमोशंस दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। अब ये जो इमोशंस दिखाए गए हैं ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर जो नेचर के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो ये दिखाने के लिए कि ये आपको पीस की तरफ ले जाते हैं, आपका मूड लिफ्ट कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं नेचर के जो आपका डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। सो इट वार्न्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड फीलिंग्स, है ना। While dust of snow is hopeful and uplifting, fire and ice is reflective and stationary, showing the darkness of the world. क्लियर हो गया? चलिए,
यस, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप, मैं बोलना बहुत कुछ तो बोल ली। यस, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए अगर आपको दिख ना रहा हो, कॉशनरी शोइंग द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलिए, या फिर इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये एक और हमने निकाला है। बोथ डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस यूज contrasting natural elements to reflect human emotions but in different ways. In dust of snow, the speaker experiences gratitude and emotional renewal through a simple moment in nature. है ना भाई, वो बहुत ही आभार व्यक्त करता है नेचर का कि इसकी वजह से मेरा मूड ठीक हो गया, अदरवाइज मैं सारा दिन खराब कर देता। ठीक है, स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इट शोज हाउ स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्राइटन और डार्क डे, कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो है नेचर के वो आपके दिन को बढ़िया बना सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ फायर एंड आइस एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पावर। फायर और आइस जो है वो क्या बता रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव पावर बता रहे हैं ह्यूमन इमोशंस का, जैसे डिजायर और हेट्रेड। सो द इमेजरी ऑफ फायर एंड आइस इवोक्स फियर, तो इसीलिए जो इमेज है फायर और आइस का वो फियर इवोक करता है, वार्न्स ऑफ इमोशंस, इमोशनल एक्सट्रीम्स दैट कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और बताता है कि भाई ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो ना कहीं पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, राइट। सो व्हाइल डस्ट ऑफ स्नो हाइलाइट्स होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां डस्ट ऑफ स्नो जो है वो होप और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, फायर एंड आइस प्रेजेंट्स अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन हाउ इनर नेगेटिविटी कैन हैव लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंसेज। फायर और आइस प्रेजेंट करते हैं फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन? फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन किसके ऊपर? कि कैसे हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है उसका लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ द टेक्स्ट फॉर एंड ग्रेगरी एंड सर्मन एट बनारस ग्रैपल विद द आइडिया दैट एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब तुच्छ, थोड़े समय के होते हैं, एंड सब्जेक्ट टू डिके, और वो तबाह हो जाते हैं भाई, खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर आप वो नहीं कर सकते, हमेशा के लिए नहीं होते हैं वो, है ना। एग्जामिन द सिमिलैरिटीज, इस तरीके के क्वेश्चंस बना के पूछे जा रहे हैं। बताइए, समझ रहे हो क्वेश्चन पूछने का तरीका? देख रहे हो? सैंपल पेपर्स के जरिए इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का रीजन यही है। जब मैं इस तरीके के क्वेश्चंस बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करने, देयर इज अ रीजन कि आपको पता चले भाई क्वेश्चन कैसे बना के पूछा जा रहा है। मुझसे स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मुझसे एग्जाम में समरी, किसी में भी समरी लिखी है अभी तक हमने नहीं, किसी भी आंसर में अभी तक हमें समरी लिखने का काम नहीं पड़ा, किसी में भी नहीं पड़ा, है ना। तो भाई यही एक चीज है, इसका ध्यान रखोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आंसर्स लिख पाओगे, अदरवाइज तो फिर पेपर में नहीं बनेंगे आंसर्स। हाँ, नहीं बनेंगे आंसर्स। बोथ फ्रॉर एंड द सर्मन एक्सप्लोर द टेम्पररी नेचर ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, दोनों ही चैप्टर्स में टेम्पररी नेचर दिखाया गया है फिजिकल एट्रीब्यूट्स का, एंड एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर वैल्यूज, और दोनों के अंदर ही बात की गई है इनर वैल्यूज के बारे में कि भाई तुम्हें अपने मन की शांति बहुत जरूरी है, तभी तुम अमर हो सकते हो। ठीक है ना। सो इन द पोएम द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ एक्सटर्नल ब्यूटी, अब गौतम बुद्ध जी हैं, अभी तक जिंदा है, समझ लीजिए आप, है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नॉलेज ले चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया भाई मृत्यु तो होनी ही है, और फिर उन्होंने वो चीज, वो ज्ञान सब में बांटा, है ना। सो रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ एक्सटर्नल ब्यूटी लाइक एंड गोल्डन हेयर में अट्रैक्ट अटेंशन, कि बता रहे हैं कि कैसे एक्सटर्नल ब्यूटी हो सकता है अट्रैक्शन, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, बट ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो इनर क्वालिटीज पे ही आधारित होना चाहिए। इट सजेस्ट्स दैट ब्यूटी फेड्स एंड कैन नॉट बी द फाउंडेशन ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ये दिखाता है कि ब्यूटी टाइम के साथ खत्म हो जाती है और फाउंडेशन नहीं हो सकती किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप का। लाइकवाइज द सर्मन, इसी तरीके से जो सर्मन है हमारा, सर्मन वाला चैप्टर है, सर्मन एट बनारस, हाईलाइट्स द इम्पर्मनेंस ऑफ लाइफ, वो किसके बारे में बात करता है कि भाई ये जिंदगी तो बहुत तुच्छ है, इम्पर्मनेंट, परमानेंट तो नहीं है, अमर तो नहीं हो आप, है ना, यू आर नॉट इमॉर्टल, यू आर मॉर्टल। सो थ्रू बुद्ध's टीचिंग्स ही एक्सप्लेन्स डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये जो सफरिंग है, ये जो तड़पन है, ये तो एग्जिस्टेंस का पार्ट है, भाई तड़पना तो पड़ेगा। कोई ऐसा घर नहीं है जिसने आज तक एक डेथ भी विटनेस ना की हो, ऐसा कोई घर है आज तक? आपने देखा है कोई भी ऐसा घर हो जिसने आज तक मौत ना देखी हो? सो बोथ टेक्स्ट गाइड द रीडर टू लुक बियॉन्ड, दोनों ही टेक्स्ट के अंदर वो रीडर्स को ये बता रहे हैं कि भाई ये जो फिजिकल चीजें हैं, ये जो दुनिया की चीजें हैं, इनसे ऊपर उठो भाई, ठीक है, आउटर अपीयरेंस से, टेम्परेरी लाइफ से ऊपर उठो, एंड टू सीक लास्टिंग ट्रूथ इन विजडम, कंपैशन एंड इनर कैरेक्टर। और जो ये सच है ना कि भाई
एक समझ, एक आपको सब जब पता चल जाए ये ही रियलिटी है लाइफ का, है ना, तो उसको समझो। दया, भाव, काइंडनेस, ये सब चीजें आपके अंदर होने चाहिए। आपको एक स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। कोई भी कुछ भी हो जाएगा फिर आपको वो फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यही सच है जिंदगी का, राइट। चलिए, evaluate how Griffin's character is shaped by the combination of personal ambition, the unintended consequences of his scientific pursuits and the reactions of the society he faces। अब हमें जो ग्रिफिन का कैरेक्टर है कैसे शेप किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एम्बिशन, एक तो वो बंदा काफी ज्यादा, एक हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, पहला क्या है पर्सनल एम्बिशन का, दूसरा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक परस्यूट्स, कि भाई उसने जो भी अपना ये जो भी इनोवेशन वगैरह किया, उसने डिस्कवरी की, उसके कॉन्सिक्वेंसेज किस तरीके के हुए, है ना, उसने उसको किस तरीके से गलत तरीके से यूज हुआ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड द रिएक्शंस ऑफ द सोसाइटी ही फेसेस, और किस तरीके का रिएक्शन सोसाइटी का था और उसने वो फेस कैसे किया। सो यस, Griffin's character, the invisible man, is shaped by his intense personal ambition, which drives him to pursue groundbreaking scientific research। पहला तो personal ambition, क्योंकि उसी की वजह से उसने वो मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग एज एन की भाई बहुत ही भयंकर जबरदस्त एक इनोवेशन उसने किया, एम्बिशियस था इसीलिए तो कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता, ठीक है। हिज ऑब्सेशन विद इनविजिबिलिटी लीड्स हिम टू इग्नोर एथिकल कंसिडरेशन। अब उसका ये जो पैशन था उसी की वजह से क्या हुआ कि वो बाकी सब भूल गया, एथिकल चीजें जो है वो भूल गया कि भाई ये चीज गलत है, एथिक्स जो है वो गए भाड़ में, है ना, उसको फिर अपने लिए उसको यूज करने लगा, उसने सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा, एंड आइसोलेट हिमसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी। हाउएवर द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट लाइक वल्नरेबिलिटी, पैरानोया and the need to commit crimes for survival slowly erode his humanity। अभी धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक तो अकेला पड़ गया, है ना, और सरवाइव करने के लिए बहुत सारे गलत काम करने पड़े। सो कहीं ना कहीं अपने अंदर की ह्यूमैनिटी जो है वो खो चुका था। सोसाइटीज रिस्पॉन्स, अपना क्या करने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए उसने उसका घर जला दिया था, याद है ना, याद है या नहीं है, उसने अपना बदला पूरा करने के लिए क्या कर दिया था, घर जला दिया था, हाँ या ना। बोलो बोलो, यस। तो क्या हो गया था बेटा, वल्नरेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट लाइक वल्नरेबिलिटी, पैरानोया एंड द नीड टू कमिट क्राइम स्लोली इरोड हिज ह्यूमैनिटी। अभी क्राइम भी करने पड़े सर्वाइवल के लिए, है ना, किसी भी उसमें घुस गया जाके, वहां पे उसने तोड़फोड़ करी, घर जला दिया, है ना, वो जिस भी होटल में जाके रुका वहां पे भी उसने बहुत चोरी चकारी की, तो सब कुछ किया उसने सर्वाइवल के लिए ही तो किया, ठीक है। पैरानोया क्या हो जाता है, जब हम एक वहम में हो जाते हैं, गलतफहमी जो है हमें हो जाती है, ठीक है, यस। चलिए, सोसाइटीज रिस्पॉन्स इनिशियली मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी सून बिकम्स फियर। स्टार्टिंग में तो लोग देख रहे थे ये है क्या, क्यूरियोसिटी, उसके बाद डर में बदल गई, एंड हॉस्टिलिटी ड्यू टू ग्रिफिन्स इरेटिक एंड वायलेंट एक्शंस, और कहीं ना कहीं लोग डरने लगे, है ना, उसके जो एक्शंस थे उससे मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, परेशानी होने लगी, और लोगों के अंदर एक अजीब तरीके का डर जो है, क्योंकि वो बंदा ही नहीं दिख रहा उन लोगों को, है ना, तो उसके खिलाफ वो वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि दुश्मनी जो है कहीं ना कहीं बन गई लोगों के अंदर, बिकम्स फियर एंड हॉस्टिलिटी, डर बन गया, दुश्मनी बन गई, ड्यू टू ग्रिफिन्स इरेटिक एंड वायलेंट एक्शन। किस वजह से, उसके भयानक वायलेंट एक्शंस की वजह से। एज ही लैशेस आउट सोसाइटी रिटेलिएट्स डीपनिंग हिज एलिनेशन, और जैसे ही वो क्या करता है, वो जैसे ही वो ये उल्टे सीधे काम करता है तो सोसाइटी रिटेलिएट करती है ना। सो डीपनिंग हिज एलिनेशन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब वो अकेला रहेगा, अकेला ही पड़ जाएगा ना, वहां से भी भाग गया, होटल से भी उसको जाना पड़ा, अब कहीं ना कहीं मुंह छुपाना ही पड़ेगा। So the vicious cycle of fear, misunderstanding and aggression transforms Griffin from a brilliant scientist into a tragic figure consumed by resentment and destroyed by his own creation। तो वही कह रही है, जो vicious circle है fear का, कि भाई एक तरीके से बहुत ही बुरा हम बोल सकते हैं सर्कल है ना, क्रूर एक जो सर्कल है डर का, मिसअंडरस्टैंडिंग का और अग्रेशन का, ये बदल देता है ग्रिफिन को एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट से एक ट्रैजिक इंसान के अंदर, कंज्यूम्ड बाय रिजेंटमेंट, जो भरा हुआ है ना, बदला लेना चाहता है हर एक चीज का, और कहीं ना कहीं परेशान है सबसे, और बहुत सारी चीजें हैं, एंड डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन क्रिएशन, और कहीं ना कहीं विनाश हो गया उसका खुद के ही क्रिएशन से, हाँ या ना, हो गया या नहीं हुआ है। तो ये इसीलिए मैंने ये लिटरेचर वाला पोर्शन आप लोगों को पहले करवाया, इसके पीछे का रीजन ही ये है
कि अक्सर जो है बच्चे एंड तक आते आते निकल लेते हैं, थक लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं. Evaluate how James Harriot's characterization contributes significantly to the overarching theme of responsible pet ownership and animal welfare. जेम्स हैरियट का ये जो कैरेक्टर है, क्या था भाई, इवैल्यूएट करना है कि कैसे जेम्स हैरियट का जो कैरेक्टराइजेशन है कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट क्या होता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू द ओवर आर्किंग थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप एंड एनिमल वेलफेयर. रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप पे और एनिमल वेलफेयर पे. तो देखो, James Harriot's characterization as a compassionate yet firm veterinary surgeon significantly contributes to the theme of responsible pet ownership. है ना. His deep concern for Tricky's health, उसका कंसर्न क्या था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत डीप था ट्रिकी को लेकर, और वो जेन्युइन लव दिखाता है एनिमल्स को लेकर, while his willingness to take immediate action, और जो इसका विलिंगनेस था कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, रिमूविंग ट्रिकी फ्रॉम हिज ओनर्स केयर, हाईलाइट्स हिज कमिटमेंट टू एनिमल वेलफेयर. वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो कमिटेड था एनिमल वेलफेयर को लेकर. कमिटेड था या नहीं था, बताओ मुझे, था या नहीं था? कमिटेड था ना वो. हैरियट ऑल्सो पेशेंटली educates Mrs. Pumphrey, stressing the importance of proper diet. वो बार बार उसको प्रेशराइज भी करते हैं, भाई इसको सही से खाना खिलाओ, ढंग का खाना खिलाओ, इसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाओ. His firm stance even in the face of our emotional resistance reflects the need to set boundaries for the well-being of animals. Through his balanced approach of empathy and discipline, Harriot reinforces that true care involves making difficult choices to ensure a pet's health and happiness. तो ये क्या कर रहा है, उसका ये जो firm stance था, उसने जो दृढ़ निश्चय ले लिया था, even in the face of our emotional resistance, है ना. सो रिफ्लेक्ट, ये चीज क्या दिखाता है, ये दिखाता है नीड टू सेट बाउंड्रीज फॉर द वेलबींग ऑफ एनिमल्स. कि भाई आप कितना ही क्यों ना कैसे भी हो, पर आप अगर एक जानवर का ध्यान रखना चाहते तो आप उसको खिलाते थोड़ी ना रहोगे बार बार, है ना. देयर आर सम बाउंड्रीज कि आपको ये ही देना है, ये नहीं देना है, ये देना है, ये नहीं देना है, ठीक है ना. उसका मतलब अब किसी शुगर वाले पेशेंट को आप खिलाते रहो शुगर भर भर के प्यार में, तो आप मार रहे हो ना उसको, वो चीज दर्शा रहा है वो, ठीक है. सो थ्रू हिज बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ एम्पैथी एंड डिसिप्लिन, अब उसका बैलेंस्ड अप्रोच, एम्पैथी भी था उसको, उसके लिए फील भी हो रहा था, सहानुभूति भी फील हो रहा था, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन भी था कि कोई बात नहीं, मुझे इसके लिए दर्द हो रहा है बट ये चीज इसके लिए सही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है. हैरियट रीइंफोर्सेस दैट ट्रू केयर इन्वॉल्व्स मेकिंग डिफिकल्ट चॉइसेस, और वो इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई देखो, जो सही ट्रू केयर, सच्ची केयर होती है ना, वो उसके अंदर डिफिकल्ट चॉइसेस हो सकती है, आपका मन नहीं कर रहा है वो चीज करने का, ठीक है, टू इंश्योर अ पेट्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बट आपको वो करना पड़ेगा ताकि आपका पेट जो है वो सही रहे, ठीक रहे, हैप्पी रहे, ठीक है. मिसेस पंफ्री लाड में उसको खिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी और तबियत खराब हो गई. अब वो बच्चा बोल तो सकता नहीं है ना, बता तो सकता नहीं है, पढ़ गया वो बेचारा, उल्टियां कर रहा है, फिर क्या ही करता. ये था हमारा लिटरेचर वाला सेगमेंट. अब हम फटाफट से क्या करेंगे, अब हम फटाफट से कर देंगे ग्रामर वाला पोर्शन. तो यस, भागो 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 भाई, मैं बहुत ज्यादा, देखो जो डिटेल में चीजें पढ़नी है ना, तो तुम वो पढ़ो जाके वन शॉट लेक्चर्स में, चैनल के प्लेलिस्ट में वन शॉट लेक्चर्स डले हुए. यहाँ पर हमें करने हैं पेपर्स सॉल्व, यहाँ पर हमें देखना है कैसे क्वेश्चंस हैं. चैप्टर्स मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं. तो भाई अब तो ट्रेन की तरह, मतलब अब तो गाड़ी भागेगी, है ना. यस, डिटेल में जाना है तो जाके वन शॉट लेक्चर जरूर देखिएगा, सब कुछ वहां पर बताया हुआ है. बाकी चीजें मैं यहां पर भी अभी आपको करवाऊंगी, तब भी बताती रहूंगी. तो चलिए पहले चलेंगे हम ग्रामर वाले पोर्शन पे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है. जल्दी से सॉल्व कर देंगे ग्रामर वाला पोर्शन. कहां गया भाई, ये तो हम उस पे आ गए शायद, पैसेज पे, ये रहा. कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following tasks as directed. तो 10 सवाल करने हैं 12 में से. Fill in the blank with the correct option to complete the opening line of a formal letter. क्या करना है हमें क्या करना है, हमें ये ब्लैंक फिल करना है, ठीक है, टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर. एक फॉर्मल लेटर की ओपनिंग लाइन को कंप्लीट करने के लिए. We are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors had endorsed, will have been endorsed, has been endorsed या have endorsed. Take your time, answer the question. सोचो क्या होगा. We are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project, तुम्हारा जो proposal है अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, हम आपको ये सूचित करते हुए बहुत अच्छा महसूस करें कि आपका जो प्रपोजल है अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या हो गया है, बताओ क्या हो गया है, हैज बीन एंडोर्स्ड. वेरी नाइस. प्रेजेंट पे भी है ना, पास्ट की तो नहीं हो रही है, फ्यूचर की भी नहीं हो रही है, हैज बीन एंडोर्स्ड क्या कर दिया गया है,
इंडोर्स कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। फटाफट से आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। तो अब कंपनी जो है कंटिन्यूज, क्या कंटिन्यू कर रही है, टू के बाद क्या आएगा, स्ट्राइव्स आएगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के बाद क्या आएगा, स्ट्राइव आएगा। टू स्ट्राइव tirelessly to meet customer demands. Next one. Riya asked the following questions to her colleague Deepak. Have you finalized the magazine content to be submitted tomorrow? क्या तुमने finalize कर लिया है मैगजीन का content जो कल submit करना है? तो interrogative है ना, yes और no type वाला है, has have से शुरू हो रहा है। अब हमें क्या करना है, रिया का क्वेश्चन करेक्टली रिपोर्ट करना है। रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक। तो उसने अभी किससे पूछा है, रिया आस्क्ड दीपक, रिया आस्क्ड दीपक इफ, आगे का बनाओ, इफ आगे का बनाओ, हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। जल्दी से बना दीजिए। रिया आस्क्ड दीपक, रिया ने दीपक से पूछा, क्या पूछा भाई, वेरी गुड। इफ ही हैड फाइनलाइज्ड क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में था, किसमें बदल गया, पास्ट परफेक्ट में बदल गया। टुमारो जो है वो किसके अंदर बदल गया, दी नेक्स्ट डे के अंदर बदल गया, राइट। यस, ही यहां पर क्यों आया बताइए, हैव यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, दीपक, ठीक है। सो रिया आस्क्ड दीपक इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ते, फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्या करना है, हमें ब्लैंक फिल करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। अटेंशन ऑल, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड। दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th 10th। दीज या दिस बताइए, दिस दैट या दीज, क्या आना चाहिए यहां पर, दिस दैट दीज दोस्त पढ़ाया हुआ है ना आप लोगों को। यस, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड, यह है ना, यस, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th। चलिए आगे बढ़ जाते, क्योंकि एक अनाउंसमेंट है तो दिस आ गया, ठीक है, सिंगुलर है, यह है अनाउंसमेंट। दीज तो कई सारी हो जाएंगी, प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा, दैट तो हो जाएगी वह, तो यहां पर दिस आएगा। I am sorry, read Sana's reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation। अभी हमें सना का रिप्लाई पढ़ना है, करना है टू हर टीम लीडर, उनके टीम लीडर को, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। किसके रिगार्डिंग, एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, राइट। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम, मैं माफी चाहता हूं, मैं भूल गया मैम। आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। बनाइए। Report Sana's reply by completing the following sentence correctly. Sana apologized for having forgotten and said, I will have the presentation ready for you very soon today. So जो I will have, will किस में बदल जाता है, would में बदल जाता है भैया जी। So she would have the presentation ready for her very soon that day. तो today किस में बदल गया, that day में बदल गया, for हर यहां पर बन गया, यू था सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था, सना ने किसको अपोलोजाइज किया, अपनी मैडम को, ठीक है, टीम लीडर को, मतलब क्लियर। यस, फॉर हर वेरी सून दैट डे। चलिए आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर in the given line taken from an online news report. Nearly most shop was closed for the public holiday. Most every shops was were the that, कहां पर गलती है, nearly most shop was closed for the public holiday. every के बाद क्या लगता है, बताओ मुझे, every के बाद क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। यहां पर शॉप दिया हुआ है तो मोस्ट की जगह क्या आएगा, एवरी आएगा। नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, हाँ या ना, क्या यहां पर शॉप्स आ सकता है, बोलो, फिर वॉज भी चेंज करना पड़ेगा, मोस्ट शॉप्स वॉज क्लोज्ड,
सोचो भाई सोचो, क्या ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? न्यूली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड, या फिर आप मोस्ट की जगह एवरी लगाओगे? न्यूली लगभग हर एक दुकान जो थी वो बंद थी। न्यूली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। बोलो कौन सा वाला ठीक है, जो यहां पर लगा हुआ है या जो मैंने बताया है? बोलो बोलो। ना 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 ना, टेक योर टाइम, आंसर द क्वेश्चन, टेक योर टाइम, आंसर द क्वेश्चन। दोनों चीजें देख के चलो ना। बोलो बोलो यप, बिल्कुल। ना 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 ना, बोलो बोलो। देखो बेटा, नियरली मोस्ट शॉप्स वॉज क्लोज्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां पर क्या कर सकते हैं, नियरली मोस्ट की जगह हम ऑल का भी यूज कर सकते हैं, और फिर हम शॉप को भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, हम एवरी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, मोस्ट की जगह ऑप्शन नंबर ए आएगा, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, ठीक है ना। हाँ, ये वाला नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली ब्लैंक स्पेस अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। जल्दी से सोचो और जवाब दो, टेक योर टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास, समय ही समय। भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज, पर समय ही समय हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लगे रहेंगे जब तक का टाइम है हमारे पास। गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली ब्लैंक स्पेस अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। हैज के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। गुड न्यूज है एवरीवन, हमारे स्कूल ने रोबोटिक टीम्स, हमारे स्कूल, आवर स्कूल्स रोबोटिक टीम्स, हमारे स्कूल की रोबोटिक टीम ने हैज सक्सेसफुली क्या कर लिया है, सिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर्ड अ प्लेस। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ना। दैट नीड नॉट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। अभी सोचो क्या गलती है यहां पर, दैट नीड नॉट बी डैड्स जैकेट, नीड नॉट। मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे सकती हूं, बाकी का तुम लोग खुद करोगे। बोलो बोलो बोलो, क्या नीड नॉट सही है यहां पे? टिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंग, टिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंग। बोलो। यस, नीड नॉट जो है वो इतना ज्यादा सेट एग्जाम्पल जो है वो यहां पर नहीं है, मतलब सही नहीं है। कैन नॉट बी, हम जब ज्यादा जोर देके चीज पे बोल रहे हैं ना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उस केस में हम कैन नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। यस, स्ट्रॉन्गर डिनायल शो करना होता है तब।
Did everyone understand the new assignment? Student, yes, we all got it. Thank you. क्या सभी को असाइनमेंट समझ में आया? बच्चे कह रहे हैं हाँ हमें समझ में आ गया, थैंक यू. द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट. ठीक है. टू विच द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया? इन एफर्मेशन, है ना, रिप्लाइड एफर्मेटिवली, इस तरीके से. टू विच द स्टूडेंट्स रिप्लाइड एफर्मेटिवली, यस वी ऑल गॉट इट, थैंक यू. तो वी ऑल गॉट इट को कैसे करोगे चेंज? बताइए. द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस. Read the dialogue between a teacher and a student by completing the sentence. अभी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करने को तो नहीं बोला, क्या बोला है फिर? हमें डायलॉग कंप्लीट करने के लिए बोला है. सो वी ऑल गॉट इट. अरे रिपोर्ट करने को ही तो बोला है, दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? करो तो रिपोर्ट, डायलॉग को रिपोर्ट कर दो भाई. एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, तो एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड तो थैंक यू के लिए यूज हुआ है. क्या बन जाएगा? वी ऑल गॉट इट. वी ऑल गॉट इट किसके अंदर चेंज होगा भाई? परफेक्ट के अंदर चेंज कर दोगे ना. पास्ट सिंपल के अंदर है वी ऑल गॉट इट. पास्ट सिंपल किस में बदलता है? परफेक्ट में बदलता है. बिल्कुल. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड दैट दे हैड एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. दैट दे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉट इट. ओके. एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. हाँ या ना? पूरा कर दो इस सेंटेंस को जो नीचे लिखा हुआ है. बोलो बोलो, पूरा कर दो इस सेंटेंस को जो नीचे लिखा हुआ है. करोगे या नहीं कर सकते? कितने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं नैरेशन से. अब की बार के सैंपल पेपर में भी काफी सारे क्वेश्चंस जो है मैंने देखे थे कि दिए हुए हैं, है ना? दिए हुए थे या नहीं दिए हुए थे बताओ. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और मैंने आप लोगों को ना करवाए भी हुए हैं. ये जो डायलॉग वाले हैं ना, ये वाले करवाए हुए हैं. तो जाके क्लासेस देख सकते हो जहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया गया. तो नॉर्मल जैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, वैसे ही आप. ठीक है. बिल्कुल. यस. बोलो बोलो. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड दैट दे हैड एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. तो जब बेसिकली यहां पर दे हैड यूज हो रहा है ना, तो इससे मीनिंग ऑटोमेटिकली दे हैड अंडरस्टूड. ये जो गॉट इट है ना, ये भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा. दे हैड गॉट इट एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू उन्होंने लास्ट में यूज कर लिया. ठीक है. बिल्कुल. हाँ भाई एक ही बात है ना. दे हैड गॉट इट या दे हैड, वो सेम ही चीज डिलीवर हो रही है ना, तो आप लिख सकते हो दे हैड गॉट इट एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. टेंस याद यूजुअली देखना होता है आप लोगों को, और इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Select the correct option to complete the given sentence from a handbook for managers. The manager blank space consider the proposal before making a decision. The manager will consider the proposal, should consider, might consider या can. तो अभी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि select the correct option to complete the sentence from the handbook of managers, from a handbook for managers. managers के लिए एक handbook है कि manager को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. Consider the proposal before making a decision. Will, should, might या can. करना चाहिए, एडवाइस या सजेशन. should. ऑप्शन नंबर बी, एडवाइस या सजेशन. राइट. ये चीज उसे करनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसको एडवाइस दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए. कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर एक्साइटेड, हैज एक्साइटेड, इज एक्साइटेड या वर एक्साइटेड. अभी देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म डला हुआ है. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर. बोलो 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 बोलो, क्या होगा?
वेरी गुड, वर एक्साइटेड, वर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अभी इस तो नहीं हो सकता, सिंगुलर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो हैज भी नहीं हो सकता, तो वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर, क्या थे वो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, किस पर, अपकमिंग एडवेंचर को लेकर। टीचर, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारा परसेप्शन of reality? Jagrit, I believe it distorts our perception of reality by only showing the highlight reels of people's life. अभी क्या करते हैं हम, लोगों की जिंदगी की रील्स देखते हैं तो हमें लगता है भाई वैसी ही जिंदगी है उनकी, तो रियलिटी में चाहे कलेश हो रखा हो घर के अंदर, है ना, जो सबसे ज्यादा हैप्पी कपल दिखता है उसका 2 दिन बाद ही डिवोर्स दिखने लग जाता है। सो रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द स्टूडेंट ब्लैंक स्पेस रिमार्क्ड बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल्स लाइव्स। रिपोर्ट करना है हमें स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या था, आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मेरा ये मानना है कि ये हमारा जो परसेप्शन है रियलिटी को लेके वो खराब कर देता है पूरे तरीके से, बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल्स लाइफ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंपैक्ट, मतलब हमारे ऊपर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है इसका पड़ जाता है, राइट? यस, बिल्कुल, क्या कहता है वो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप, ले लो यार, टाइम ले लो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, टाइम लो आराम से, मेरे पास भी समय ही समय है, समय ही समय है, समय ही समय है। क्या कह रहा है वो, आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मेरा ये मानना है ना, आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स, यस। So the student remarked that, क्या रिमार्क किया स्टूडेंट ने, the student remarked that he believed it distorts, I believe किस में बदल गया, पास्ट में, I था फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या था, उसी का रिमार्क है ना, स्टूडेंट का ही तो है, so he believed that it distorts, yes, it distorts our perception of reality by only showing the highlighted reels of people's life. Yes. Okay. हाँ, समझ में आ गया, आई बिलीव किस में चेंज हो जा रहा है, ही बिलीव्ड में, सो द स्टूडेंट रिमार्क्ड लिखना ही पड़ेगा क्या, ये रिमार्क्ड के बाद आएगा अंडरलाइन, आई गेस आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, द स्टूडेंट रिमार्क्ड है ना, यहां पर आएगा ये वाला चीज, द स्टूडेंट रिमार्क्ड दैट ही बिलीव्ड it distorts our, अभी distorts आएगा क्या, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल, he believed it distorts our, क्या कर देता है, उसका ये मानना था, he believed that it distorts our perception, ये हमारे perception को distort कर देता है of reality by only showing the highlight reels of people's life, ये as it is नीचे लिख लेना, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, बेटा डिस्टॉर्ट्स इसलिए नहीं बदलेगा, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी हम
कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ओपिनियन या कोई बिलीफ अगर बताते हैं तो उसका टेंस हम नहीं बदलते, ठीक है। कोई भी ओपिनियन, बिलीफ या यूनिवर्सल ट्रूथ हम बताते हैं तो उसका टेंस हम नहीं बदलते, इसीलिए हमने इसका टेंस यहां पर नहीं बदला है, सिर्फ यहां पर बदला है, राइट, यस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ही बिलीव्ड लिख लेना जरूर, यहां पर मिसिंग है वो, ठीक है। You are Nirmal Pillai, a concerned citizen from Alua, Kochi. Compose a letter in about 120 words to the project head of the e-waste management cell at Electronics Vatika, New Delhi, highlighting the adverse effects of e-waste pollution. Suggest measures for addressing its management through community engagement and government initiatives. क्या बोल रहे हैं भाई? यू आर निर्मल पिल्लई, आप कौन है? आप निर्मल पिल्लई हैं, एक कंसर्न्ड सिटीजन है, इस वाली जगह पे रहते हैं आप कोची में। आपको एक लेटर लिखना है 120 वर्ड्स में, किसको? प्रोजेक्ट हेड को, ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल के, एट इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका, न्यू दिल्ली। उसका भी एड्रेस आपको दे दिया है। हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन, ठीक है, जो ई वेस्ट पोल्यूशन के बुरे प्रभाव हैं उसके ऊपर। सजेस्ट मेजर्स फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी। अब हमें क्या करने हैं? मेजर्स जरूर डालने हैं कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट से एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, कि सरकार भी कुछ कदम उठाए, हम लोग भी कुछ करें और उससे वो मैनेज हो सकता है। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स व्हिच आर नो लॉन्गर इन यूज और हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो ई वेस्ट ये हो जाते हैं जो गैजेट्स वगैरह है हम लोग यूज करके छोड़ देते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट क्या होगा? पहले आप डेट लिखोगे, फिर आप मंथ लिखोगे, फिर आप ईयर लिखोगे, राइट। उसके बाद अगेन आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप रिसीवर का डेजिग्नेशन देते हैं। तो यहां पर तो आता है बेटा सेंडर्स एड्रेस और यहां पर आता है रिसीवर का डेजिग्नेशन। एक लाइन का गैप देना जरूरी है। रिसीवर्स डेजिग्नेशन यहां पर आप लिखते हैं और यहां पर आप लिखते हैं रिसीवर का ही एड्रेस। उसके बाद एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 5 से 6 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। रिक्वेस्ट टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन, ठीक है। मैडम, सैल्यूटेशन आ गया आपका। सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सब कुछ लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग, सबसे पहले वाले में आप क्या करेंगे? आप पर्पस बताएंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं। अपने बारे में नहीं बताते हैं, पर्पस बताते हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ ई वेस्ट, कि भाई मैं जो है लिख रहा हूं ये मेरा कंसर्न दिखाने के लिए ई वेस्ट के ऊपर। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल्स इनटू आवर एनवायरनमेंट, कि ये जो भाई हम लोग यूज करके छोड़ देते हैं, ये जो हमारे ई गैजेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल्स जो है एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करते हैं, हमारी मिट्टी को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। दिस इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड ऑफ पीपल एज वेल एज एनिमल्स, और ये बहुत ही हेल्थ हैजार्ड है एक तरीके से, हमारे लिए भी बहुत बेकार है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेकार है, जानवरों की हेल्थ के लिए भी बहुत बेकार है। टू मैनेज दिस, इसको मैनेज करने के लिए कम्युनिटी एक्शन इज वाइटल, कम्युनिटी का एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन रन अवेयरनेस कैंपेन्स, और स्कूल और कॉलेजेस क्या है? अवेयरनेस। अब क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हम सेकंड वाले में डालेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स और मेजर्स हम सेकंड वाले में डालेंगे, लास्ट वाले में हम कंक्लूजन डाल देंगे। सो टू मैनेज दिस कम्युनिटी एक्शन इज वाइटल, इसको मैनेज करने के लिए कम्युनिटी एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल्स और कॉलेजेस कैन रन अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल और कॉलेजेस क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर सकते हैं। स्पेशल बिन्स शुड बी इंस्टॉल्ड फॉर सेफ ई वेस्ट डिस्पोजल, और खास बिन जो है वो बनाए जा सकते हैं इनको डालने के लिए, जैसे अभी ब्लू और ग्रीन बनाए हुए ना वैसे। एंड द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एनफोर्स स्ट्रिक्ट रिसाइकलिंग लॉज, और गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए? रिसाइकल के लॉज स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए कि भाई इस तरीके से ये चीजें जो है रिसाइकल होंगी और यूज होंगी। एंड फंड प्रॉपर ई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, और प्रॉपर फंड देना चाहिए इन ई वेस्ट का जो भी मैनेजमेंट करते हैं उन प्लांट्स को। Your team's intervention can bring a significant change. अब हमने कंक्लूड कर दिया कि आपकी टीम का इंटरवेंशन एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है ला सकता है। नेसेसरी स्टेप्स टू परफॉर्म सेफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, कि आप लेंगे जरूरत भरे कदम इस ई सेफ को, ई वेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म चेंज, और हमारे एनवायरमेंट को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म डैमेज से।
योर सिंसियरली निर्मल पिल्लाई अ कंसर्न्ड सिटीजन। इजी था, लिख लोगे, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आ जाते हैं। यू आर छवि पाठक ऑफ रांची बिहार, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। अब आप क्या हैं, आप छवि पाठक हैं रांची बिहार की, एक लेटर लिखना है 120 वर्ड्स के अंदर एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन द नेबरहुड, कि भाई आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा है अनवांटेड प्लांट्स जो है वो उग गए हैं, एंड रिक्वेस्ट द डेलीगेशन ऑफ पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग, और वो कहते हैं कि भाई कोई ना कोई एक बंदा जरूर रख दिया जाए कि टाइम टू टाइम जो है ये इनको काट दें। चलो देखो, स्टार्टिंग में क्या किया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर प्रूनिंग ग्रो ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन दी नेबरहुड। चैप्टर उससे हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है हमारा सब्जेक्ट, एक लाइन का गैप, डियर सर, क्या लिख रहे हैं स्टार्टिंग वाले में, हम बताएंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं, पर्पस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। देन 3 में आपको डिवाइड करना होता है हमेशा। I wish to draw your attention to the issue of overgrown trees and shrubs in our locality। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ किस चीज की ओर, कि भाई ये जो ओवरग्रोन ट्रीज और श्रब्स हैं हमारे लोकेलिटी में, इसकी ओर। देयर अनचेक्ड ग्रोथ इज कॉजिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अभी लोग देखते ही नहीं है कितना ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। मेनी पाथवेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पेडेस्ट्रियंस टू वॉक सेफली। बहुत सारे रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं, ठीक है, जहां पे लोग सेफली जो है पैदल नहीं चल के जा सकते हैं। द ब्रांचेस हैव रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑन रोड्स इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अब वो जो पेड़ की ब्रांचेस है उन्होंने विजिबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सम ब्रांचेस इवन एंटर होम्स ब्लॉकिंग सनलाइट एंड इनवाइटिंग इंसेक्ट्स। और कुछ ब्रांचेस तो घर के अंदर ही घुस गई हैं जमाई, ठीक है। सो फॉलिंग ब्रांचेस ऑल्सो पोज अ सीरियस सेफ्टी हैजार्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। और ये जो बार बार फिर गिर जाती है ब्रांचेस, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो लोगों को हो सकती है तूफान के टाइम पे। द एरिया नाउ लुक्स अनसाइटली एंड हैज लॉस्ट इट्स अपील। अब ये बहुत ही अनसाइटली लगता है, देखने लायक है ही नहीं, अपील ही खो चुका है अपनी, बिल्कुल उजाड़ लगता है, बेकार लगता है। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू सेंड पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग। मैं चाहता हूं कि आप किसी एक बंदे को भेजे जो लगातार टाइम टू टाइम इसको छटाई करता रहे। दिस प्रोएक्टिव स्टेप विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ द एरिया। और अगर आप ये वाला स्टेप लोगे तो इससे जो खूबसूरती है हमारे एरिया की वो बढ़ जाएगी, एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स। और यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी भी सेफ्टी जो है हो जाएगी, ठीक है ना। योर सिंसियरली छवि पाठक अ कंसर्न्ड सिटीजन। हो गया, अगला सवाल देखते हैं। रीड द प्रोडक्ट डिटेल ऑन द लेबल ऑफ अ स्कूल बैग। अब ये प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल बैग के ऊपर। इको फ्रेंडली स्कूल बैग मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, ergonomic design with padded shoulder straps and breathable mesh back panel, spacious main compartment with multiple pockets and organizers, reflective strips for visibility and safety, water resistant fabric available in various vibrant colors and patterns. Now analyze why the school bag would be beneficial purchase। अब आपको एनालाइज करना है कि भाई ये जो है ये क्यों बेनिफिशियल होगा। आपको कुछ नहीं करना, मैं हमेशा बोलती हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर ना, जैसे जो पाई चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह, ग्राफ वाले आते हैं, उसके अंदर तो हम कंपैरिजंस करते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला जो टेक्निक है वो अपनाते हैं। इस तरीके के पैराग्राफ्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, भाई जो जो चीजें तुम्हें दी हुई है ना उनको एक सेंटेंस में बना के लिख दो, जो जो बातें तुम्हें बताई हुई है उनको रिलेटेड सेंटेंस में बना के लिख दो, अपने आप तुम्हारे वर्ड लिमिट पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कितना सारा चीज तुम्हें दे दिया है। अब उसका क्या फायदा हो सकता है, 2-3 चीजें तुम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, और ये ना टेक्निक आपको पता चल जाती है जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। सो यस, राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ 120 वर्ड्स में, कंसिडरिंग फैक्टर्स एज इट्स इको फ्रेंडलीनेस, कंफर्ट फीचर्स, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डिजाइन ऑप्शन। सब कुछ दे दिया कि इन पे बात करनी है तुम्हें। डिजाइन दैट इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी फॉर द यूजर। और डिजाइन जो है वो किस तरीके का है, कंफर्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, एफिशिएंसी है एंड सेफ है यूजर के लिए। देखो, द इको फ्रेंडली स्कूल बैग इज अ हाईली बेनिफिशियल परचेज ड्यू टू इट्स थॉटफुल फीचर्स। कि जो इको फ्रेंडली बैग है ये बहुत ही एक हाईली बेनिफिशियल परचेज होगा, मतलब ये खरीद आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है इसके थॉटफुल फीचर्स की वजह से। भाई सोच समझ के इसके फीचर्स जो है वो बनाए गए। मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, सबसे पहली चीज तो हमने यहां पर बोल दिया, राइट। उसके बाद इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रमोट होती है और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है हम देख सकते हैं उसको भी कम होता है। इट्स ergonomic डिजाइन, पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स एंड ब्रीदेबल मेश बैक पैनल इंश्योर। एर्गोनॉमिक लिखा था यहाँ पे, चौहान तेरे दिमाग को क्या हो गया है। सॉरी गाइज, मैं इसे बार बार पता नहीं क्या ही पढ़ रही हूँ, ऊपर वाला पढ़ना था नीचे वाला पढ़ रही हूँ। ergonomic डिजाइन अलग है। सुबह से मैं 3 क्लास ले चुकी हूँ सैम्पल पेपर्स का, पढ़ पढ़ के रीड कर करके मुझे लगता है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आई नीड सम कॉफी। अगेन देख लीजिए एक बार,
इको फ्रेंडली है, मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, तो उसके बारे में बात हुआ है भाई। द इको फ्रेंडली स्कूल बैग इज हाईली बेनिफिशियल परचेज ड्यू टू इट्स थॉटफुल फीचर्स। कि इको फ्रेंडली स्कूल बैग जो होता है वो एक बहुत ही हाईली बेनिफिशियल परचेज है उसके थॉटफुल फीचर्स की वजह से। पहला फीचर क्या है? मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। दैट मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ergonomic डिजाइन विद पैडेड शोल्डर। सो दूसरा है उसका ergonomic डिजाइन, पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स एंड ब्रीदेबल मेश पैक बैनल इंश्योर मैक्सिमम कंफर्ट स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग स्कूल आवर्स। तो हमने सिर्फ एक चीज ऐड करी है अपनी तरफ से, स्पेशली ये कंफर्ट कब चाहिए? लंबे लंबे स्कूल आवर्स होते हैं उसके दौरान। The spacious main compartment along with multiple pockets and organizers adds to its functionality by helping students to keep their items neatly arranged. अब उसने ये सब चीजें, इनसे क्या होगा कि बच्चे अपने आइटम्स को नीटली अरेंज करके रख पाएंगे। रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स एनहांस विजिबिलिटी एंड सेफ्टी स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स। तो अभी हमने सब कुछ रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स फॉर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी, तो हमने लिख दिया कि भाई ये बहुत बढ़िया है, स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स, अगर रात को लेट आता है या सुबह जल्दी आता है बच्चा तो। Moreover, the water-resistant fabric protects contents from rain or spills. क्या है water resistant fabric? इसका हमने एक और लाइन बना दिया कि जो water resistant fabric है ये प्रोटेक्ट करता है चीजों को रेन से, और कुछ भी खिंड वगैरह जाए तो उससे। मैं बोल रही हूँ हर एक जो लाइन दिया हुआ है उसको एक लाइन में बना दो और एक दो चीज अपनी तरफ से ऐड कर दो कि वो क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, है ना। कंफर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे लंबे लंबे समय तक स्कूल रहते हैं। अभी वाटर रेजिस्टेंट क्यों होना चाहिए? बाई चांस बारिश आ गई या कुछ खिंड गया, है ना, ये सब चीजें ऐड कर दो उसके अंदर। द बैग इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस वाइब्रेंट कलर्स एंड पैटर्न्स। अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स और पैटर्न्स के अंदर अवेलेबल है। बैग है या नहीं है? बोलो यार। बताओ। हाँ, offering attractive design choices for students. Overall, it combines comfort, safety, utility, and eco-consciousness, making it an ideal school bag. Right? Right. हो गया? समझ में आ गया? अरे ergonomic का मतलब होता है human friendly. हाँ, ठीक है? Yes. लोगों की जो डिमांड्स हो या जो नीड्स हो उनको जो पूरा करता है उसे बोलते हैं ergonomic डिजाइन। अ सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय, ये होमवर्क में करो भाई, बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ये होमवर्क में करो। और अब हम भागेंगे अपने अनसीन पैसेज पर क्योंकि काफी लंबा हमारा अनसीन पैसेज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे अनसीन पैसेज पर। मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो होते हैं उसके अंदर आप लोगों को आपका अनसीन पैसेज जो है वो करना होता है। किसके अंदर करना होता है? स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर आप लोगों को पढ़ना होता है, सॉल्व नहीं करना होता। ठीक है, तो जब आपको वो पढ़ना है तो हम उसी को एक बार रीड मार लेते हैं। चलो फटाफट से, ये रहा सैंपल पेपर, स्टार्ट हो जाओ, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन। एक बार रीडिंग तो देखो यार जरूरी है ना, जरूरी है। व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज? मैं साइड में बैठ जाऊं, तुम रीड करोगे? बैठ जाओ मैं साइड में, तुम रीड करोगे? करो फिर। Water is one of the most essential resources on earth, yet it is often taken for granted. Despite its abundance, the reality is that only a small fraction of the world's water is fresh and available for human use. With increasing populations, climate change and industrial demands, the pressure on our water resources is growing. This makes water conservation not just a collective responsibility, but a crucial individual duty. Each person's effort towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource for future generations. आगे बढ़ते हैं। One of the primary reasons individual water conservation efforts are so important is the cumulative effect of small action which may seem trivial on their own. However, when multiplied by millions of people, these actions, अब मुझे ये तो इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि थोड़ी बहुत तो तुम्हारी अंग्रेजी होगी ठीक, जिससे तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा कि किस चीज के ऊपर ये हमारा पैसेज है ना। So, however, when multiplied by millions of people, These actions can lead to substantial water savings. कि भाई हम ये बोलते हैं ना कि यार एक इंसान के पानी बचाने से क्या हो जाएगा, नहीं, एक एक करके ही तो इतने लोग बचाएंगे तभी तो कुछ बड़ा चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, a single dripping tap can waste over 15 liters of water a day. है ना, टपक रहा है तो 15 लीटर तक पानी वेस्ट हो जाता है एक दिन के अंदर। Imagine the water saved if every household in a city repaired just one leaky faucet. This highlights the power of collective individual actions in reducing water waste. Moreover, personal efforts towards water conservation often leads to greater awareness and education.
When individuals take steps to conserve water, they become more conscious of their water usage and importance of this resource. This awareness can then spread within communities, inspiring others to adopt similar practices. For instance, a family that installs water saving devices in their home may encourage neighbors and friends to do the same, creating a ripple effect. This grassroots approach to conservation can be particularly effective in areas where larger scale initiatives may be slow to implement or lacking in support. In addition to daily habits, individuals can also make difference through more significant lifestyle choices. मान लो, for instance, opting for drought resistant plants in gardens and supporting water efficient agriculture can all contribute to water conservation. So agriculture, especially livestock farming, is one of the largest consumers of water globally. By supporting sustainable farming practices, individuals can directly reduce the water footprints of their food. Critics might argue that individual efforts are negligible compared to the large scale water consumption of industries and agriculture. However, भाई बड़ी जो critics है वो ये बोलेंगे कि ज्यादा बड़ी जो इंडस्ट्रीज है ना वो ज्यादा वेस्ट करती है, इंडिविजुअल एफर्ट से कुछ नहीं होने का. However, this perspective overlooks the potential of individual action to drive systematic change. When people collectively make water conscious choices, जब लोग खुद से क्या करेंगे, हम एक बाल्टी पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और कई लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर्स जाना पड़ता है, तो they send a powerful message to businesses and policy makers about the importance of conservation. Each person's commitment to saving water, no matter how small, contributes to a larger culture of sustainability. By making conscious choices and spreading awareness, individuals can help ensure that future generations have access to the clean, fresh water they need to thrive. Water conservation is not just the responsibility of governments and industries, it is a shared duty that begins with each of us. मुझे पता चल गया पैसेज पढ़ के भाई वाटर कंजर्वेशन पे कैसे बचा सकते हैं, इंडिविजुअल कैसे बचा सकता है, फार्मिंग से क्या होता है, लोगों का क्या कहना है, इंडस्ट्री से क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, मुझे पता चल गया. आओ क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं. इन पैराग्राफ 1, व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन्स एफर्ट्स towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource emphasize. पहले पैराग्राफ में जब बात की गई है कि हर एक इंसान का जो एफर्ट है टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर, पानी बचाने की तरफ, कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट, वो बहुत बड़े दर पे या इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट कर सकता है द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स. प्रिजर्वेशन मतलब हम बचा सकते हैं ये वाइटल रिसोर्स, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पानी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किस चीज के ऊपर दबाव डाल रहा है? emphasizes that every individual has a role in preserving water. तो ये इस चीज पे तो दबाव डाल रहा है कि भाई हर एक इंसान का एक रोल है, पानी बचाने में हर इंसान का रोल है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे केवल करने से क्या हो जाएगा. एंड देयर एफर्ट्स कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और उनके एफर्ट्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. वाटर वो देख रहे हो ना, बोलते बोलते क्या हो गया. वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स असेंशियल नेचर, बिकॉज वाटर जो है पानी को हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसके असेंशियल नेचर की वजह से, उसके असेंशियल नेचर के बावजूद, क्योंकि दो ऑप्शंस दिए हैं. इट इज अबंडेंट एंड ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल, मेकिंग पीपल लेस अवेयर ऑफ इट्स यूसेज, या फिर इट्स इंपॉर्टेंस इज नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज्ड, लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट्स वैल्यू. उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा रिकग्नाइज नहीं की जा सकती, की जा पाती है, एंड लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट्स वैल्यू, जिसकी वजह से लोग जो है उसकी वैल्यू को ओवरलुक कर देते हैं. तो सीधी सिंपल बात है, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, मेकिंग पीपल लेस अवेयर ऑफ इट्स यूसेज, ठीक है, इसीलिए लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एक तरीके से. आगे बढ़ते हैं. सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल. अभी राइटर का क्या आइडिया है, हमें इसको सपोर्ट करना है. राइटर्स आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन, जो छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शन है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल, वो तुच्छ नहीं है, है ना. तो इसके बारे में बात की है ना उसने, हर एक बंदे के बारे में. देखो, ईच पर्सन्स कमिटमेंट टू सेविंग वाटर, नो मैटर हाउ स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ट्रिवियल, contributes to a larger culture of sustainability, है ना. By making conscious choices and spreading awareness, individuals can help ensure that future generations have access to the clean, fresh water they need to thrive. बिल्कुल सही बात है. तो वो यही बोल रहे हैं कि small actions like fixing a dripping tap may seem insignificant. कि बहुत सी बार क्या हो सकता है कि हमारे जो छोटे छोटे एक्शंस है, जैसे एक नल का टपकना भी, जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो, कि छोटे छोटे जो हमारे एक्शंस है जैसे नल का टपकना, ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बट कलेक्टिवली कैन रिजल्ट इन सब्सटैंशियल वाटर सेविंग. लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट का पानी जो है बचाया जा सकता है. तो राइटर का जो ये स्टेप था कि स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस जो है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल, ये तुच्छ नहीं है, ये स्मॉल नहीं है. हम सब मिलकर अगर काम करें तो ये चीज बहुत सारा पानी जो है वो बचा सकती है ना. ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है लार्जर कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंदर, ठीक है. और ये कॉन्शियस चॉइसेस अगर हम करेंगे,
स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस तो इंडिविजुअल्स जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को जो है पानी जरूर मिले। और उसके अंदर हम वो वाली चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो ड्रिपिंग वाली, टैप वाली, ये वाली भी, ठीक है ना। तो यस, कोई भी ये ट्रिवियल वाला है यहां पर स्पेशली दिया हुआ है, तो आप यहां से तो उठा ही सकते हो, वो वाला भी पार्ट आप ऐड कर सकते हो। इसने बोला है स्मॉल एक्शंस व्हिच मे सीम ट्रिवियल ऑन देयर ओन, तो अगर डायरेक्ट यहां से ही पूछा जा रहा है तो हम यही वाला आंसर लिखेंगे, व्हेन मल्टीप्लाइड विद मिलियंस, कि हमारा जो प्राइमरी रीजन है इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस विच मे सीम ट्रिवियल। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है स्मॉल एक्शंस का, एज इन हम सबको मिलकर क्या है ये एक्शंस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, बट छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो बड़ा चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये लगे, और उसके बाद ही उसने ये वाला एग्जाम्पल जो है यहां पर पुट किया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। Select the option that best reflects the concept of a ripple effect in the context of student life at school. I know, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, दिया हुआ है क्या? कहीं और का क्वेश्चन घुसा दिया है ना? दिया हुआ है क्या ये इसके अंदर? ना, नहीं दिया हुआ ये ना रिपल इफेक्ट। तो क्या है? फॉर इंस्टेंस अ फैमिली दैट इंस्टॉल्स वाटर सेविंग डिवाइसेस इन देयर होम में एनकरेज नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू डू द सेम, क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट। This grassroots approach to conservation can be particularly effective in areas where larger scale initiatives may be slow to implement or lacking in support. कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिटीज के बीच में एक दूसरे को इंस्पायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि एक फैमिली ने वाटर सेविंग डिवाइस लगाया है तो बाकी के लोग भी उन्हें देखकर लगा रहे, जैसे आप सामने वाले ने सोलर पावर पैनल लगवा लिए तो आप उनको देखकर इंस्पायर हो जाते, फिर आप भी लगवा लेते, तो एक से बढ़ गई, तो ये होता है रिपल इफेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई हमसे, क्या सवाल पूछा जा रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमें, इसीलिए मैं थोड़ा बहक गई थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एट स्कूल, अ स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी लीड्स टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल फंड रेजिंग इवेंट, या फिर a student who consistently follows good study practices inspires classmates to improve their own study routine, creating a culture of academic excellence. ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है ना, कि भाई एक स्टूडेंट जो लगातार जो है अच्छी से पढ़ाई करता है, उसके सारे पैटर्न्स और उसके मेथड्स अच्छे हैं, इंस्पायर करता है क्लासमेट्स को टू इंप्रूव देयर ओन स्टडी रूटीन, कि वो भी उसको देखकर अपने स्टडी रूटीन जो है वो इंप्रूव करे, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ अकेडमिक एक्सीलेंस इन दी क्लास। एक को देख के दूसरा जब प्रभावित होता है, दैट इज रिपल इफेक्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, पैराग्राफ 3 से। अच्छा, स्टेटमेंट ही नहीं लिखी। पर्सनल एफर्ट्स कैन क्रिएट अवेयरनेस एंड इंस्पायर अदर्स, ट्रू। पर्सनल एफर्ट्स अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। द राइटर मेंशन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पैराग्राफ 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। कौन सी इनमें से एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है? पैराग्राफ 4 में दिया है, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपैंड फार्मलैंड फॉर ऑर्गेनिक, implementing crop rotation and using organic compost, या relying solely on monoculture farming to maximize production efficiency. सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कौन सी है बताइए? राइटर भी मेंशन करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को पैराग्राफ 4 में। अब इन चारों में से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कौन सी है? इसने कौन सी मेंशन किया भाई? चौथे पैराग्राफ में देख लें एक बार। In addition to daily habit, individuals can also make a difference through more significant lifestyle choices. For instance, opting for drought-resistant plants in gardens and supporting water-efficient agriculture can be contribute to water conservation. Agriculture, especially livestock farming, is one of the largest consumer of water globally. By supporting sustainable farming practices, individuals can directly reduce the water footprint of their food. तो ये तो पानी वाले related बताया गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप इन चारों ऑप्शंस में पाओगे, आप बताओ कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कौन सी है? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना एक्सटेंसिवली क्रॉप बढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपैंड फार्मलैंड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर इंप्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। बताइए, रिलाइंग सोनली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग, सी वाला
यस, ऑप्शन नंबर सी, कि हम क्या करें, क्रॉप रोटेशन करें। अब की बार कुछ उगा लिया, फिर कुछ उगा लिया, फिर थोड़ा समय दिया, है ना, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट का हम यूज करें, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करें सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स दैट अ पावरफुल मैसेज सेंट टू बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड। पैराग्राफ 5 के अंदर कोई 2 पॉइंट हमें बताने हैं जिससे क्या है, एक पावरफुल मैसेज भेजा जा सके बिजनेसेस को और पॉलिसी मेकर्स को अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, की वाटर कंजर्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 5 क्या दिया पैराग्राफ 5 में, बोल बोल के गले का बैंड बज गया मेरा। क्रिटिक्स माइट आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द लार्ज स्केल वाटर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव ओवरलुक्स द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस टू ड्राइव सिस्टमैटिक चेंज। व्हेन पीपल कलेक्टिवली मेक वाटर कॉन्शियस चॉइसेस दे सेंड अ पावरफुल मैसेज टू बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। तो दोनों को ही वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो भेजता है। तो हमारा आंसर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इंडिविजुअल केयर अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन एंड पॉलिसी। ठीक है, आंसर बना के लिख दोगे अपना। 2 पॉइंट आप लोगों ने दे दिए जो पावरफुल मैसेज भेज सकता है। चलिए, इन द फ्रेज कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी द वर्ड कल्चर रेफर्स टू, कल्चर वर्ड क्या है, सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप, the artistic and traditional practices specific to a community's heritage, the lifestyle habits and choices that are popular among urban, या the technique and methods used in development efforts। बताइए क्या है, सीधी सीधी बात, कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी बात की जा रही है बेटा। सेट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो एक ग्रुप फॉलो करता है उसको कल्चर बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे किसी भी हेरिटेज की बात नहीं करे, स्पेसिफिक नहीं, वो वैसे नॉर्मल उसमें बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ बिलीफ, लोगों की मान्यताएं और प्रैक्टिसेस और जो भी चीज वो करते हैं शेयर्ड बाय अ ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप के लोग। हाँ या ना, बोलो भाई। ठीक है, चलिए अगला पैसेज पढ़िए एंड ये लास्ट है हमारा, उसके बाद हमारा आज का पैसेज खत्म और आज का दिन भी खत्म। सोचा नहीं था मैंने आज इतने सारे क्लासेस हो पाएंगे मुझसे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए चीजें, इग्नोर कर देना भाई, बहुत ज्यादा बैंड बजी हुई थी आज, बट जरूरी था भेजना। ठीक है, बताना, मैं लगातार अब 2-3 सैंपल पेपर्स आप लोगों के लिए डालूंगी ताकि आप लोग देखते रहो। ठीक है, हाँ यस, चलिए पढ़िए। अ थॉरो स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस सेवरल विलेजेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आप भी पढ़ा करो साथ साथ, अनवेल्ड फैसिनेटिंग इनसाइट्स इनटू द mural landscape. It revealed that a significant majority comprising around 80% of these vibrant artworks are meticulously crafted by the villagers themselves. Approximately 15% of the murals stem from collaborative endeavors between villagers and local or visiting artists. Surprisingly, a small fraction, about 5% of the murals, are the result of sponsored initiatives, often commissioned by governmental or non-governmental organizations. These murals convey social message ranging from education and environmental conservation to public health awareness. Among the locally crafted murals, nearly 55% depict scenes from mythology and folklore, celebrating the rich cultural heritage of the region. About 26% of these murals showcase daily life in the villages, capturing moments of joy, struggle, and victory. The remaining 19% feature abstract or contemporary themes, reflecting evolving artistic expressions in rural settings. Further analysis reveals that among the locally crafted murals, nearly 63% are found on the walls of community centers, temples, and other public spaces. Around 27% adorn the exterior walls of residential houses. The remaining 10% are scattered across schools, health centers, and the other institutional buildings, serving as educational tools and sources of inspiration for the younger generation. To delve deeper, comparisons across various parameters such as demographic patterns, subject matter techniques, community engagement, and impact are crucial. Analyzing these facets not only provides a comprehensive understanding of mural creation in Northwest Indian villages, but also unveils avenues for cultural preservation, community development, and creative expression. A large painting and art or artwork that is typically created directly on वॉल और सीलिंग, क्या होता है म्यूरल? एक बड़ी सी पेंटिंग या आर्टवर्क दैट इज टिपिकली क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, जो सीधी डायरेक्टली वॉल पे या सीलिंग पे बनाई जाती है। ठीक, अब सुनो मेरी बात कान खोल के, ठीक है? अब बहुत देर हो गई है। अब एक सिंपल सी बात है,
अब तुम्हें मिलेगा इसका पीडीएफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, ठीक है। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा एक लिंक टेलीग्राम का, डाला है क्या मैंने इसमें अंदर, वो स्कैन करना, नहीं डाला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, वहां पर तुम्हें एक टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए है तो वहां टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो और यहां से पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना बच्चों, ठीक है। अगर आप एंड तक वीडियो के अंदर बने हुए हैं तो बहुत 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 मुझे अच्छा लगेगा और मजा आया मुझे आप लोगों को पढ़ा के। थोड़ा सा मैं आज, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा एलर्जी मेरे फेस पे हो गया था, तो मैं पूरी रात सोई नहीं थी, तो दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही अपसेट सा था, ठीक है, मतलब वैसे ही था। और सुबह से 2 से 3 क्लासेस ऑलरेडी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बदलाव लगा हो। बट येस, और भी आगे आने वाले क्लासेस के अंदर और भी बेहतरीन तरीके से हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आज भी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। अब बेसिकली क्या होता है, सैम्पल पेपर्स जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला और फंडा तो यही रहने वाला है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने आज अपना 90% दिया, मैं अगले वीडियो में और 200% देने की कोशिश करूंगी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं थी, हमने सब कुछ कर लिया था। एंड आई विश एंड आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।